तो बच्चों लोग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना क्या बोलते हैं सारी एक्टिविटीज को आज। तो बहुत सिंपल है, इनको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की सारी एक्टिविटी से कोई बाहर नहीं आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, सारी कुछ कुछ सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहले चैप्टर की सबसे पहली एक्टिविटी है बेंडिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम को हवा में जला रहे हैं, एक्टिविटी 1.1 है। ये 1.1 एक्टिविटीज देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कलर कैसा होता है मैग्नीशियम का रिबन को जलाते समय। मैग्नीशियम कलर रिबन का कलर कैसा होता है, व्हाइट डेजलिंग, सफेद सा होता है, झिलझिलाता हुआ काफी है। हाँ, स्लाइटली ब्लू इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आंख का खेल है, ठीक है, कैप्चर किया है कैमरे ने, ठीक है। व्हाइट कलर की फ्रेम देता है, ठीक है। ये टोन्स है, इसको मैग्नीशियम रिबन जलाया, ये कलेक्ट किया चाइना डिस्क में। कैसे कलेक्ट किया था, कटोरी में जला देते हैं। जलाने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, पहले सैंड पेपर से क्या किया था, रब किया जाता है। सैंड पेपर से रब करने का मकसद क्या है कि उसके ऊपर ऑक्साइड होता है, कोटिंग होती है, क्योंकि जनरली रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्शन कोटिंग हो जाती है। तो उस कोट को रब किया जाएगा सैंड पेपर से। सबसे पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, देन जला देते हैं। जलाते समय इकट्ठा करते हैं और व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम आती है, ये याद रहे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना पड़ता है, कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए करते हैं, किससे करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, जी पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन के ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है उसको अगर हम पूछा जाए कि उसका नेचर कैसा होता है, पीएच पेपर बताओ, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। लिटमस पेपर को अगर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वाटर पे जाके वो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते समय अपनी आंखों से दूर रखना जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो डेजलिंग ब्राइट फ्लेम होती है वो लाइट निकलती है काफी तेजी से, वो आपकी आंख में हिट ना करे। दूसरा, जलते समय मैग्नीशियम कहीं ना कहीं आपकी स्प्रिल ऊपर ना आ जाए, तो जलाते समय थोड़ा फेस से दूर रख के जलाया जाता है, ठीक है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ऐसा क्यों है, और कहीं ना कहीं रेडिएशन भी निकल सकती है, एक दो यूवी रेस वगैरह, ये थोड़ा दूर रखा जाता है फेस, आग के बिल्कुल पास नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.2। 1.2 प्रेसिपिटेट के ऊपर है, किसके ऊपर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी कैसे बनता है, तो पीपीटी के बारे में आपके सिलेबस में देखिए क्या रखा है। सबसे पहले लेड नाइट्रेट को की रिएक्शन करा दी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, तो लेड नाइट्रेट ले आइए। लेड नाइट्रेट क्या होता है, पीबीएनओ3, पीबीएनओ3, पीबीएनओ3 में प्लस के ले लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ पीबीएनओ3, सॉरी, अगर मैं बात करूं पीबीएनओ3 का, तो पीबीएनओ3 कैसे ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट पीबीएनओ3 प्लस के आई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, येलो कलर का पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पहले तो आपको याद रखो के आई, KNO3 बन जाएगा, प्लस PbI2 बनेगा। PbI2 बेटा ये कैसा होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। ज्यादातर आयोडाइड कैसे होते हैं, सारे तक येलो कलर के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कलर का चेंज क्या हुआ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कलरलेस से येलो कलर का पीपीटी हो गया, बस आपने यही कलर ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है केमिकल रिएक्शन। अगली एक्टिविटी है 1.1, किसके ऊपर है, केमिकल रिएक्शन दैट इवॉल्व्स गैस एंड राइज इन टेम्परेचर। अब ये जनरली किसके बारे में बात कर रहा है, तो देखिए ये जनरली किसके ऊपर एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है कि जिंक के ग्रेनुल की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। किसके से करा रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे जिंक प्लस H2SO, H2SO4 से कराया तो क्या बना, ZnSO4 प्लस जिंक, हाइड्रोजन गैस। मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो गैस रिलीज हो रही है, बट टेम्परेचर वह बढ़ेगा, हाँ सर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब भी मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करता है, बट रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ कौन सा मेटल लिया है, जिंक लिया है। जिंक की रिएक्शन सल्फेट में गई तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर बढ़ा, हाँ सर बढ़ा। क्या हाइड्रोजन गैस निकली, निकली। हाइड्रोजन गैस को कैसे कलेक्ट करोगे सर, पॉप साउंड से कंफर्म करेंगे कि वो पॉप साउंड से बर्न करती है, कंबक्शन को सपोर्ट नहीं करती है, खुद खुद जलने लगेगी, आग को बुझा देगी, तो हाइड्रोजन की बबल्स बनेंगे, जिसको जो बर्न होती है पॉप साउंड से, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए सिंपल, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आप पॉप साउंड से बर्न होती है, इसको आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी आपकी डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट 1.1, सारी एक्टिविटीज को कवर करेंगे A to Z बायो से लेकर। तो ये 1.1 1.5 वाली एक्टिविटी में फेरस सल्फेट को जलाना है। अब ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, तो आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ फेरस लेके आते हैं और बनता क्या है, 3+ बन जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो फेरस फेरिक बन जाएगा,
कैसे बनेगा, तो आपको ये याद रखना है। आप देखिए इसने क्या क्या किया है, यहाँ टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट को जलाया जा रहा है। देखिए टेस्ट ट्यूब का फेस क्या है उससे, उसके दूर है, और वो स्मेल देखना चाहती है, तो स्मेल देखने के लिए उसने हाथ का इस्तेमाल किया है, एयर को पीछे अपनी तरफ ढकेला है। ये नहीं कि पूरा टेस्ट ट्यूब अपनी नाक में लगा दिया जाएगा, नहीं, कभी नहीं किया जाता है। टेस्ट ट्यूब को बंद करते समय टेस्ट ट्यूब को फेस से दूर रखा जाता है, उसका पॉइंट माउथ से दूर रखा जाता है, और एयर को स्मेल करने के लिए, गैस को निकलती है स्मेल करने के लिए, हैंड से एयर को क्या करते हैं, पीछे को हिट करते हैं, पीछे को करते हैं, जैसे कि एयर आ जाए पीछे, पल्ले पड़ा। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ हुआ क्या बेटा, यहाँ देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो FeSO4 को जब हमने गर्म किया होगा डेल्टा, तो ये क्या बना होगा, पहले तो ये FeO होगा, फेरिक ऑक्साइड बना होगा। ये फेरिक ऑक्साइड थोड़ा स्लाइटली ब्राउन कलर का, वो स्लाइटली व्हाइट कलर का होता है। फिर फेरस बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड फेरिक बन जाएगा तुरंत ही हाई टेम्परेचर पे। तो इसकी बैलेंसी 3 होती है, तो ये यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ इसकी 2 होती है 2, तो Fe2O3 बन जाएगा। प्लस बेटा क्या निकलेगी, सल्फेट है तो SO2 गैस निकलेगी। SO2 गैस क्या होता है, सल्फर भी जलता है ना, उसी की स्मेल आती है। ये क्या है, एक ऐसी गैस है जो सल्फर के जलने से बनती है, सल्फर जलाओगे तो SO2 गैस बनती है, तो बनेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या हुआ, जादू क्या हुआ, कहोगे व्हाइट कलर क्या बन गया, ब्राउन कलर। देखिए सबसे पहले ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर से फर्स्ट ग्रीन कलर चेंजेस इनटू फर्स्ट, सबसे पहले व्हाइट कलर बना, देन ब्राउन कलर की सॉलिड बन गई, फेरिस फेरिक ऑक्साइड बन गया। दूसरा मेन ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी का क्या है कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की स्मेल निकलती हुई है, जलती हुई ये गैस निकलती है, जिसकी स्मेल क्या है, सन्नी। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर जैसी जलती हुई की स्मेल का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्रीन कलर पहले व्हाइट होता है, देन ब्राउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली है लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है, ठीक है। लेड नाइट्रेट ले आइए, फिर से देखिए बर्नर को जलाया जा रहा है, वाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स हो रहे हैं, नाइट्रेट। अब आपको याद होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी नाइट्रेट जब बर्न किया जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो वो एक अपना क्या बनाता है, ऑक्साइड, एक सॉल्ट बनेगा, वो भी जनरली ऑक्साइड बनेगा, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और बेटा एक कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस। तो आपको ये याद आना चाहिए, NO2 गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी, NO2 गैस, आपको याद आना चाहिए NO2 गैस। नेक्स्ट देखिए अगली आगे देखते हैं इसमें हुआ क्या, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को बेटा बंद करते हैं, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 को बंद किया तो PbO बना, PbO प्लस NO2 गैस निकली ब्राउन कलर की, प्लस ऑक्सीजन गैस। अब यहीं से पूछेंगी तो याद रख लो, नाइट्रेट कभी भी जलेगा तो कौन सी गैस बनेगी, NO2 बनती है, NO2 गैस। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, कैसी होती है, ब्राउन। तो पहली सबसे बड़ी कंफर्मेशन, ब्राउन कलर की गैस कौन सी निकल रही है, NO2 गैस, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट, अब कलर क्या हुआ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, तो आपने कलर बदलते हुए देखा और एक गैस निकलती हुई देखी। तो देखिए लेड नाइट्रेट जो होता है वो उसका कलर होता है पहले तो ब्राउन, और बाद में ठंडा होने पे येलो हो जाता है, लेड ऑक्साइड। और लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, तो लेड नाइट्रेट आपको पता है कि कलरलेस कंपाउंड होता है, तो कलरलेस से क्या हुआ, पहले रेडिश ब्राउन हुआ, रेडिश ब्राउन होने के बाद उसके बाद येलो कलर हो गया ठंडे रंग का, और एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स। तो आपको पता होना चाहिए, इफ अ ग्लोइंग स्प्रिंटर हेल्ड टू द माउथ ऑफ द बर्निंग बॉइलिंग ट्यूब, इट कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, दिस शोज दैट ऑक्सीजन गैस इज आल्सो इवॉल्व। अब वहां पे आग क्यों जल रही है, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है, तो एक आग लग जाती है। ये लेकिन एक आपको याद होना चाहिए कि अगर एक जलता हुआ बर्नर उसके पास ले जाएं तो इट कैच फायर, फायर लग जाएगी। फायर क्यों, कि ऑक्सीजन है तो वहां पे तुरंत रिएक्शन भी होने लगेगी, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज के की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर क्लोराइड लेटर ले आया हूं मैं, सिल्वर क्लोराइड देखिए, सिल्वर क्लोराइड ले आया। अब ये कौन सा है, हो रहा है फोटोलाइटिक। अभी तक थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था आप लोगों ने, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर सिल्वर ले आओगे तो सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब बंद करेंगे तो Ag प्लस Cl अलग हो जाएगा, Cl अलग, ठीक है। तो Ag बना, और Ag क्या होता है, एक सिल्वर कलर का PPT होता है, मिल जाएगा हमको लास्ट, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो पहले तो आपको याद रखना है कि व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड कैसा बन गया, ग्रेज व्हाइट, ग्रे कलर का व्हाइट हो गया PPT, क्योंकि सिल्वर मेटल बन चुका है। सेम सिल्वर ब्रोमाइड में हो सकता है। तो यहाँ हो कौन सा रहा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो ऑब्जर्वेशन आप बता देंगे कुछ टाइम बाद, कलर चेंज हो गया सर।
सेम ब्रोमाइड में भी, सिल्वर ब्रोमाइड में भी क्या होता है, व्हाइट कलर का चीज सब्सटेंस चेंज हो जाता है ग्रे कलर में लाइट एनर्जी पड़ने पे। लाइट एनर्जी आपको पता है कौन सी होती है, एच न्यू। नेक्स्ट अगर रिएक्शन पे देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा कौन सी, आयरन नेल। आयरन नेल, आयरन नेल को बेटा हमने कॉपर सल्फेट में रिएक्शन किया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सबसे पहली पहचान आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.9। 1.9 एक्टिविटी में देखा जाए तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक आयरन नेल है, आयरन की नेल को हमने कॉपर सल्फेट में डुबो दिया। तो आयरन एक रिएक्टिव होता है, कैसा होता है, आयरन मोस्ट रिएक्टिव होता है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Fe, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, FeSO पर प्लस Cu। Cu पीपीटी है, ये Cu पीपीटी है यानी कि ब्राउन कलर का कॉपर होता है, तो ये चिपक जाएगा और फेरा सल्फेट बन जाएगा। फेरा सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो आपको बस ये बताना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोगे तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का कलर बदल जाएगा उसका, किसमें, ग्रीन कलर में, और जो कॉपर है वो कॉपर चिपक जाएगा किसके ऊपर, कील के ऊपर। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे एक आयरन नेल, आयरन नील का कलर देखिए, आयरन नील का कलर बदल चुका है। आयरन नील का कलर का पहले क्या थी, ग्रे कलर की थी, ब्लैक सी, अब ब्राउन कलर की हो चुकी है। कॉपर सल्फेट से कॉपर इसके ऊपर पेस्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का देखिए कुछ 20-30 मिनट बाद, 20 मिनट बाद देखिए एक्टिविटी में बताया 20 मिनट बाद क्या हुआ, 20 मिनट बाद उसका कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो गया और कैसा बन गया, ग्रीन कलर बन जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर आ जाए। ठीक है, ब्लू कलर फेड होता जाएगा और कुछ देर बाद लाइट ग्रीन कलर आने लगेगा क्योंकि फेरस सल्फेट बन चुका है। ठीक है, और कॉपर उसके ऊपर पीपीटी की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और आयरन की नेल को भी बेटा डुबोते समय पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं जंग लगी हो सकती है, आयरन की ऑक्साइड। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन को साफ किया था वैसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच की रिएक्शन। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, हाँ, और सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2S, सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों को मिला लेंगे तो क्या होगा, अब आप खुद बताइए, कुछ नहीं, आप इतना लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से रिएक्शन लिखिए, क्या लिखेंगे, BaCl2 प्लस Na2SO4। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट करा के, और सोडियम की NaCl बन जाएगा, NaCl यानी कलर चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, बेरियम क्लोराइड ये और सोडियम सल्फेट दोनों कलरलेस होते हैं, व्हाइट कलर की पीपीटी मिलने लगेगी आपको इस रिएक्शन में। ध्यान से देखिए, तो व्हाइट कलर के पीपीटी मिलेगा लेफ्ट नीचे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप कलर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट। तो अगर बेटा कॉपर को अगर मैं जला दें तो कॉपर को जलाने में क्या होगा, कॉपर जब जलेगा CuSO4, जब Cu जो जलाओगे O2 की प्रेजेंस में तो Cu2O बनेगा, क्या बनेगा, Cu2O। तो ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो आपको याद रखना है कि सर ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड कैसा है, एक ब्लैक कलर का पीपीटी बन जाएगा कॉपर के जलने पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 2 आ चुका है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिंक ग्रेनुल की एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले उन्होंने दिया है कि जिंक ग्रेनुल को जलाते हैं, जिंक ग्रेनुल को उन्होंने जलाया, ओ सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्शन कराई, जिंक ग्रेनुल की सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्शन करा रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को चेक कर। तो हाइड्रोजन गैस को आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जिंक ग्रेनुल, सबसे पहली बात आती है जिंक की ग्रेनुल ही क्यों यूज करें, जिंक का ग्रेनुल यूज करने का कारण क्या है कि जिंक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जिंक अगर आपने सॉलिड फॉर्म में ऐड कर दिया तो उस रिएक्शन स्लो होगी, जिंक ग्रेनुल ऐड करने पे फास्ट रिएक्शन होगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट कर जाएगा, एसिड प्लस मेटल क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, सिंपल सी बात। तो हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो, यहाँ पानी है, पानी में सोप भर दिया है और हाइड्रोजन गैस के बबल बन रहे हैं, उसको मोमबत्ती लेके आए, क्या लेके आए, मोमबत्ती। मोमबत्ती से उसमें पॉप साउंड से हाइड्रोजन जल गई। तो हाइड्रोजन खुद जलती है पॉप साउंड से, बट मोमबत्ती को बुझा देगी, ये याद रखना। कंबक्शन को सपोर्ट नहीं करती है हाइड्रोजन, बट खुद जल जाती है। ठीक है, खुद कंबक्शनल होती है। अच्छा, अगर मैं मान लो हाइड्रोजन को गैस को कलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ एक सिलेंडर लगाऊंगा, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर सकता हूँ। डाउन पानी भर दूंगा तो हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगी, हल्की होती है, पानी नीचे आता जाएगा। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है,
तो आपने इस एक्टिविटी से क्या किया? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl ले लिया, HNO3 ले लिया ना, एसिटिक एसिड ले लिया, तो क्या चेंज आएगा? तो आप बोलोगे भाई दोनों हर केस में हाइड्रोजन गैस बनेगी, बस क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का केस है, अगर मैं यही रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में कराऊं जिंक की, तो आपको याद रहना चाहिए रिएक्शन क्या होगी। अगर मैं जिंक की रिएक्शन करा दूं प्लस HCl के साथ, तो ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट अगर मैं ये नाइट्रिक एसिड के संग कराऊं तो नहीं होगा। HNO3 के संग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक ZnNO3 बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा। बट हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देगा, वाटर बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी नाइट्रिक एसिड के संग। और एसिटिक एसिड के संग क्या होगा, एसिडिक एसिड के संग रिएक्शन हो जाएगी, बट ये स्लो होगी रिएक्शन, वहां भी एसिड बनेगा। देखिए जिंक की रिएक्शन में अगर मैं एसिटिक एसिड के संग कराऊं CH3COOH, तो क्या बनेगा, CH3COO, जिंक लग जाएगा, और जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक एसीटेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट स्लो होगी, क्योंकि ये वीक ऐसा है, वीक एसिड है। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्शन गैस नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बंद हो जाती है, थोड़ी एक्सप्लोसिव होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है टेस्ट फॉर CO2, एक्टिविटी नंबर 2.5 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, आप कोई सा भी ले लीजिए, और इसमें डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया। अब एसिड प्लस, आप रट लीजिए हाथ से ये बात कि दुनिया का कोई भी कार्बोनेट, जब भी कभी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के संग कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनती ही बनती है। ठीक है, वाटर बनता ही बनता है, प्लस एक सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट आप पता कर लेंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैंने क्या क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है, Na2CO3, प्लस मैंने इसमें ऐड कर दिया HCl। बेटा क्या बन जाएगा, आपको पता है, बहुत सिंपल सा, NaCl प्लस CO2 गैस निकलेगी और प्लस H2 बनेगा। अब CO2 गैस को कंफर्म कैसे करोगी, कलरलेस गैस होती है, तो आपको दो चीज से करोगी, चिक चिक आवाज आएगी, ब्रिक्स एफरेसेंस होगा, और ये लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको याद रखना है। तो आपको ये नाम याद रखना है, सबसे पहले ब्रिक्स एफरेसेंस होता है इस गैस में। आपने क्या देखा, गैस बनेगी, लाइम वाटर को जो मिल्की कर देती है गैस। ठीक है, और ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू मिल्की लाइम वाटर। अब CO2 गैस को और ज्यादा पास कर दें मिल्की वाटर में, तो क्या, फॉर सम टाइम द लाइम वाटर बिकम्स क्लियर, दोबारा से फिर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइम वाटर आपको पता होता है कि लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CO2 उसमें घुलेगी तो क्या होगा, CO2 घुलने पे क्या बनेगा, CaCO3 बना लेता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। अब ये व्हाइट कलर का पीपीटी दोबारा CO2 ऐड करने पे ये रिएक्ट कर जाता है दोबारा से। ठीक है, तो यही लिखा था, CO2 गैस थ्रू मिल्की लाइम वाटर, मिल्की लाइम वाटर से पास करें तो दोबारा से क्लियर हो जाएगा, दोबारा अगेन फिर से रिएक्शन हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस CO2 के संग। ठीक है, नेक्स्ट, दिस शोज दैट द वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स ऑन एक्सेस ऑफ स्लोली। हाँ, इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि ज्यादा CO2 पास करने पे क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो पीपीटी बना था वो घुल जाता है। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया। अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब क्या होगा, तो सेम हमें बिल्कुल बेटा मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी लाइम वाटर में। यही सेम प्रोसीजर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। इसमें होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक सिलेंडर लेते हैं बेटा हम लोग, क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर में आपने देखा होगा एक सिलेंडर होता है रेड कलर का, यहाँ एक एसिड की बोतल होती है और यहाँ भर देते हैं कार्बोनेट का कोई भी सॉल्ट। अभी कार्बोनेट का सॉल्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम। और इसमें भरने का एक जब सील तोड़ते हैं तो एसिड बाहर आ जाता है, और एसिड क्या करता है, कार्बोनेशन रिएक्शन करता है, CO2 गैस बाहर आती है, CO2, और CO2 गैस आग को बुझा देती है। कैसे बुझा देती है फायर को, क्योंकि वो डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है, भारी गैस है, तो जहां आग जल रही है तो वहां उसकी तरफ आ जाएगी, और आ जाएगी तो वो क्या करेगी, आग ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। इस तरीके से यूज करते हैं, ज्यादातर इसमें इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा 2.8 टू इन्वेस्टिगेट वेदर द कंपाउंड आर एसिडिक और बेस। क्या सारे हाइड्रोजन होती है जिन कंपाउंड में वो सारे एसिडिक होते हैं, नहीं बेटा, जिनमें सब में हाइड्रोजन होती है वो सारे एसिडिक नहीं होते। जैसे कि मैं सबसे पहले ग्लूकोज लाया, एल्कोहल लाया, HCl लाया, सल्फ्यूरिक एसिड लाया। अब मान लीजिए बेटा मैं रिएक्शन करा देता हूं,
अगर मैंने रिएक्शन करा दी, जैसे मान लीजिए मैंने मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है, देखिए उन्होंने क्या लिया है, एक्टिविटी देखिए पहले तो आप एक्टिविटी में देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने एक कील ली है, दो दो कील में उन्होंने एक यहाँ पे घोल भर दिया है। घोल अब चाहे वो HCl का हो सकता है पहले केस में, दूसरे केस में आप अल्कोहल ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, क्या होगा। अब देखिए HCl क्या है, एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो एसिड है, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दोनों क्या होते हैं, पानी में जाने पे घुलने पे आयोन्स बनाते हैं। आयोन्स बनाते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी और बल्ब जल जाएगा। बट ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होती है, C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन होती तो है बट ये आयोनाइज नहीं होता। तो ये क्या एसिडिक होगा, नहीं होगा। तो सब में हाइड्रोजन है तो सारे एसिडिक नहीं होते, तो आपको ये बात याद रखनी है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर ग्लूकोज लिया तो बीकर में, तो करंट ऑन किया, द बल्ब विल नॉट ग्लो ग्लूकोज लेने पे। अगर बेटा अल्कोहल है तो अल्कोहल भी बेटा बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, आयोन्स नहीं बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास, बल्ब नहीं जलेगा उस केस में भी। बट HCl के केस में बल्ब ग्लो करने लगेगा, और अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूं तो भी बल्ब ग्लो करने लगेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। तो देखिए इन्होंने यहाँ दिखाया है बल्ब ग्लो कर रहा है, देखिए यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है जब HCl लिया है, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा जब ग्लूकोज लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं 2.2। 2.2 में एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। क्या एसिड बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में दिखाते हैं, ऐसे क्यों नहीं दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर एसिड आयोन्स बनाते हैं, डिसोसिएट होते हैं H प्लस में, तभी वो H प्लस देंगे। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं HCl अगर पानी में दोगे तो H प्लस देगा, प्लस Cl माइनस देगा, ये देगा। अब ये HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, वो यहाँ नेगेटिव होता है Cl पे, और H पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ऐसे कंपाउंड पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह की होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, जिनपे चार्ज आ जाता है पार्शियल पार्शियल, और जो नॉन पोलर जो नहीं होती। तो HCl एक पोलर है, पानी भी एक पोलर कंपाउंड है। पानी देखो, पानी में क्या होता है, HO, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दो दो, ठीक है, H, तो ये पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव है, नेगेटिव, और यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड होते हैं। अब जरा बात करते हैं एक्टिविटी पे। तो एक्टिविटी में क्या हो रहा है, देखिए एक्टिविटी में देखिए ध्यान से कि इसमें देखिए इन्होंने सोडियम क्लोराइड लिया है, NaCl, HCl गैस को बना रहे हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस का एक्टिविटी दे रखी है, आपको पता होना चाहिए। अब HCl गैस बनाते कैसे हैं अब है, तो एक एसिड ले आऊंगा मैंने ले आया NaCl प्लस H2SO4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। देखिए HCl बना, और यहाँ क्या बनेगा साथ में, Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो HCl गैस बन गई। अब ये HCl गैस यहाँ जो निकलेगी बाहर, निकल रही होगी, तो उन्होंने उसके पास लिटमस पेपर लेके, अगर सूखा लिटमस पेपर लेके आएंगे तो कुछ नहीं होगा, सूखा रहेगा। अगर मान लीजिए कि कमरा है जिस कमरे में HCl गैस भरी हुई है और आप बैठे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा जब तक आपके पसीने की बूंद नहीं आएगी। पसीने की बूंद आएगी तुरंत आपको HCl क्या करेगा, आपके रिएक्ट करेगा और H प्लस बना देगा, जला देगा। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है, गीला लिटमस पेपर लेके आने का मकसद क्या है, गीला लिटमस पेपर लेने का मतलब है उसमें वाटर है, वाटर में HCl डिसॉल्व हो जाएगी और क्या बना लेगी, डिसोसिएट होकर H प्लस बनाएगी, इसलिए ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा मॉइस्ट में, वैसे नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और, ये ड्राई गैस का और इसका देख लिया। अब एक बात याद रखिए, यही बात याद रखिए कि अगर आप यही एक्सपेरिमेंट आप कब कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं ह्यूमिड कंडीशन में, यानी नमी वाले इलाके में, तो इस बर्तन में यहाँ क्या होगी, पहले से अंदर पानी होगा, तो HCl बनेगी, वो पानी में घुल जाएगी और यहीं क्या बना लेगी, एसिड बना लेगी, तो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो आपको याद रखना है कि इस काम के लिए आपको सूखे, यानी कि अंदर पहले से हवा थी, हवा में नमी थी, तो आपको ये जब NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब करा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड लगाना है। क्या लगानी है, कोटिंग कर देनी है कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब वाटर नहीं मिलेगा तो HCl चुपचाप बाहर निकलेगी और बाहर कलेक्ट कर सकते हैं, सिलेंडर में भर सकते हैं, किसी सिलेंडर में। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का काम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एसिड गैस का बिहेवियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली एक्टिविटी है एसिड इन वाटर। अगर एसिड और बेस को पानी में डालें तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर, यस टेम्परेचर होगा, एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जरा सोडियम हाइड्रेट्स को पानी में ऐड करो और बताओ, बता दिया उन्होंने, ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी याद रखनी है।
सल्फ्यूरिक एसिड। अब याद रखना है कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं कि एटर को वाटर में। तो आपको याद रखना है कि हमेशा डाइल्यूट करते समय एसिड को पानी में डालें। यानी कि हम एक बर्तन ले आएंगे, देखिए क्या ले आएंगे, एक बर्तन ले आएंगे, उस बर्तन में पानी भर देंगे और उसमें एसिड ऐड कर देंगे और इसके अंदर पानी हो। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पानी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पानी लार्ज अमाउंट में अभी पानी, और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे कि स्पिल नहीं, धमाका, एक्सप्लोजन नहीं होगा। एसिड आपकी बर्तन फटने पे आपके चेहरे पे नहीं आए, क्योंकि एसिड की 2-4 बूंदी तो आपने डाली है धीमे धीमे पानी में, पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया टेम्परेचर को। इस तरीके से डाइल्यूट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। बट आप याद रखना कि अगर आपने उल्टा किया, आपने आपने क्या लिया बेटा, आपने यहाँ पे मान लीजिए बर्तन में एसिड ले लिया, ठीक है, और अगर आपने एसिड लेने के बाद अगर इसमें आपने पानी ऐड करा, तो पानी ऐड किया तो पानी जैसी 2 बूंद गिरेगा इसके ऊपर, एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, तो बर्तन पहले ही फट जाएगा। वहां बर्तन फटा क्यों नहीं, तो एक्सोथर्मिक वहां भी हो रही थी बट पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ठीक है। अच्छा, ध्यान से रखिए कि ये पानी, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक, याद रखना, ठीक है, हीट निकलेगी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। नमक किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको पता है एक एसिड और बेस से बनता है नमक, जैसे NaCl है, NaCl किससे बनता है, अगर मैं बात करूं तो NaCl बना होगा NaOH प्लस HCl, तो आप बता ही दोगे H प्लस और Cl से बनके बनता है NaCl किसी भी एसिड का। तो आपको अब समझ लीजिए सबका फॉर्मूला, जैसे K2SO4 है, किससे बना ये। अब इस यहाँ पे एक केस आता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वो यानी कि बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही लोग स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, जो हाथ जला दे, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, आयोनाइज आयोन्स बना ले पूरी तरह से। H प्लस HCl को पानी में डालो तो सारी H प्लस बन जाएंगी, बट एसिटिक एसिड को पानी में डालो सारी H प्लस नहीं देता, 50 ही मॉलिक्यूल टूटते हैं, और आपने 100 मॉलिक्यूल डाले 50 टूटेंगे 50 नहीं टूटेंगे, ऐसा होता है, आपको याद रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग आपका केस याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबके बारे में, जैसे Na2SO4 है तो Na2SO4 किससे बना होगा, Na2SO4, तो Na2SO4 NaOH प्लस तो 4, कहां से SO4 कहां से आया होगा, H2SO4 से, H2SO4 से आया होगा, और यहाँ NaOH किससे आया होगा, NaOH लाया होगा आपके किससे, बेस से, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखिए, तो ये सारे नमक किसके हो गए, सोडियम की, सॉल्ट के, सोडियम फैमिली से, ये सल्फेट की फैमिली से आए, और ये सारे नमक क्लोराइड की फैमिली से आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब बात आती है पीएच के बारे में, कि कौन कौन सी पीएच यूज होती है, एक एसिड और बेस की पीएच के बारे में। तो एसिड और बेस की पीएच के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कि पीएच कैसे ज्यादा होती है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए NaCl क्या होता है, NaCl की पीएच बताइए, एसिडिक है कि बेसिक है, न्यूट्रल है। तो NaCl आपका भी देखिए HCl से बना है और NaOH से, दोनों लोग स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच इसकी क्या है, 7। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रिक एसिड से बना है और KOH से बना है। अब देखिए पीबी, पोटेशियम सॉरी, पोटेशियम ले लो KNO3, अब KNO3 किससे आया होगा, KNO3 कहां से आया होगा, K आया होगा KOH से, और NO3 कहां से आया होगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड और KOH। KOH क्या था, स्ट्रॉन्ग, और ये भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों लोग स्ट्रॉन्ग है तो कैसा हो जाएगा, बेस, वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, 7 पीएच। अगर मैं बात करूं एसिडिक वाले की, जिनकी पीएच 7 से कम है, तो जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से बना है और वीक बेस, ये ठीक है। ये क्या होना है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का अगर मैं बात करूं तो सोडियम एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COO और Na, सोडियम, और ये प्लस है ये माइनस। अब सोडियम एसिटेट को अगर मैं बात करूं तो ये किससे बना होगा, सोडियम आया होगा NaOH से, एसिटिक एसिड से आया होगा एसीटेट। तो देखिए अब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग, बेसिक नमक, सीधी सीधी बात बेसिक नमक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीएच पूछी जाती है, आसान भाषा में आपको ये समझ लेना है कि आपको ये आना चाहिए सॉल्ट के बारे में, पीएच, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पीएच पूछ सकते हैं कि कैसे होगी। अगली एक्टिविटी आ रही है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट आर ड्राई, क्या सारे नमक सूखे होते हैं, क्रिस्टल, तो बेटा क्रिस्टल तो जब छूओगे कंकड़ को तो कंकड़ तो सूखा ही होता है, कंकड़ सूखा है,
बट कंकड़ जब सूखा है तो उसके अंदर पानी कैसे? हाँ, पानी हो सकता है बट कुछ वाटर के मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट बेटा व्हाइट कलर का होता है जब ये पाउडर की फॉर्म में होगा, सूखा होगा। सूखा मतलब इसके अंदर पानी नहीं है। अगर इसको पानी दे दें, बट पानी मतलब आपको ऐसा तो ना दिखेगा पानी गीला, क्रिस्टल की फॉर्म में ही होगा। कॉपर सल्फेट के संग कुछ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं अगर मिल गए, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इस कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल बनाए रखने में मदद करते हैं, वरना पहले पाउडर था। अब ये पानी आ गए तो इसको पाउडर बना दिया, पाउडर बना दिया तो पाउडर बनाने में इसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पानी, ऐसे पानी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये बन गया बेटा कैसा? ब्लू कलर का। कैसा बन गया? ब्लू। और ब्लू कैसा कलर हो गया? तो कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, तब क्या बोलोगे? CuSO4। तो व्हाइट कलर का होता है। कॉपर सल्फेट 5H2O लग जाए तो कैसा? ब्लू कलर का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर इसे दोबारा हीट कर दोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O को हीट कर दोगे तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट फिर से कैसा हो जाएगा? पानी गायब हो गया। तो यही चल रहा है यहाँ पे इस एक्टिविटी में कि कॉपर सल्फेट को सुखाया जा रहा है तो कलर बदल गया, ब्लू से व्हाइट हो गया। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसलिए कॉपर सल्फेट को 5H2 का इसका कॉमन नाम भी है ब्लू विट्रॉल। इसे क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। ऐसे ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट को बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कलर बदल जाता है तो आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का कलर फिर पानी दोबारा दे दोगे तो फिर से ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिटकरी में भी होता है, आपको याद होना चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? ऐसे पानी के मॉलिक्यूल जिससे एक कंपाउंड क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में बरसात के मौसम में नमक आपका गीला हो जाता है, सील जाता है, तो NaCl कभी वाटर के मॉलिक्यूल अपने अंदर नहीं रखता है। तो NaCl क्या करता, क्या है? NaCl में इम्प्योरिटी मिली होती है MgCl, जिसके कारण वो कैसा हो जाता है? गीला हो जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए MgCl2 क्या है? एक डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और जिस वजह से नमक गीला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब अगला चैप्टर आता है मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में क्या है? मेटल नॉन मेटल में पहली एक्टिविटी है जिसका नाम है 3.1। यहाँ पे मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। मेटल सारे सरफेस शाइनी होते हैं, बट कुछ देर हवा में रखा रहने दो तो वो क्या जाते हैं? डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मेटल जनरली, अगली प्रॉपर्टी है मेटल जनरली हार्ड होते हैं। तो सबको पता मेटल्स हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल्स कट कैसे होते हैं? सॉफ्ट भी होते हैं। तो उन्होंने एक मेटल्स लेके आए, जैसे आयरन लेके आए, कॉपर लेके आए, एल्यूमिनियम लेके आए, मैग्नीशियम लेके आए, इनको कट किया तो ये कट नहीं हुए आसानी से। बट आपको पता है कि एक्सेप्शन है कि सोडियम मेटल हाथ से कट हो जाता है नाइफ से। ठीक है, तो लाइटर होता है। तो आपको ये याद रखना है हार्डनेस की प्रॉपर्टी से। मेटल को सीड बना सकते हैं, बिल्कुल मेटल को सीड्स बना सकते हैं, बीट कर सकते हैं, बट आपको याद रखना चाहिए कि एक्सेप्शनल भी होते हैं, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, इनकी सीड बड़ी आसानी से नहीं बन पाती है। लिक्विड मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में मेटल है, तो उसकी सीड कैसे बनाओगे आप? ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेटेरियल। सबसे ज्यादा मेलेबल कौन से होते हैं? सीड बनाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी। ठीक है, बीट एंड कैन बी सी। अगली अगली एक्टिविटी है 3.5, जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस एक्टिविटी में अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्टिविटी में उन्होंने, देखो ये एक मेटल लिया, मेटल देखिए ध्यान से, इस मेटल में इन्होंने मोम लिया है, पिन ले रखा है, फ्री एंड ले रखा है वायर का, एक मेटल का वायर है, उसको बर्नर्स के साथ जला रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? एल्युमिनियम और कॉपर के वायर को जलाया, पिन लगा दिया फ्री एंड पे, और वैक्स लगा के, मोम लगा के, हीट द वायर, लैम्प से जला दिया बर्नर को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? तो पहली बात तो वो तार पिघलेगा नहीं इतनी जल्दी, मोम पिघलना शुरू हो जाएगा बट तार नहीं पिघलेगा। बट मोम किनारे लगाया ना यहाँ पे, मोम, तो मोम जैसे जैसे मेटल रॉड होगा तो यहाँ से हीट, यहाँ से हीट, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यहाँ आ जाएगी इनके पास। अगर आप देखें ध्यान से, देखिए यहाँ से हीट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे, और यहाँ मोम पिघल जाएगा। ठीक है, तो हीट गुड कंडक्टर को ट्रेवल कर रहा है, हीट बर्नर से ट्रेवल हो रही है मेटल से, मोम पिघल गया, बट मोम पिघला बट मेटल नहीं पिघला, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। तो ये चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी में। मेटल्स आर, मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक तार लगा दिया, मतलब बैटरी से करंट करके बेच के देखा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.8, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिटिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पानी में घोल दें तो मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिटिक ऑक्साइड।
जैसे कि आपको एसिड रेन का केस याद होगा, आप बहुत सारी गैस रिलीज कर रहे हो आजकल पॉल्यूशन के टाइम पे, तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है बेटा? SO2। हाँ, SO2 अगर पानी में ऐड करें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। तो SO2 को वाटर में ऐड करेंगे तो H2SO3 बनाएंगे। SO3 को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। नाइट्रिक NO2 गैस भी रिलीज होती है, NO2 गैस को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पानी की ड्रॉपलेट नीचे गिरती हैं, ये गैसेस इसमें घुल जाती है। अगर मान लो ये CO2 गैस है, तो CO2 गैस पानी में घुल जाएगी, क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो एसिड रेन का केस है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ से आ सकता है। तो एसिडिक में नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिटिक होते हैं पानी में घुलने पे। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या करेंगे? ये ब्लू को रेड कर देंगे। इसी वजह से ताजमहल का क्या हो रहा है? ताजमहल किसका बना होता है? मार्बल का। मार्बल के ऊपर ये एसिड की बूंद गिरती है तो फेड हो रहा है, कलर धीरे धीरे गल रहा है। तो देखिए उन्होंने यहाँ पे इस चीज को बताया भी। मैग्नीशियम प्लस O2 प्लस MgO2 बना है। मैग्नीशियम मेटल के ऑक्साइड देखिए क्या बनाने हैं? मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। बट सल्फ नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे करते हैं? एसिड बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न? अब हम मेटल को जलाएंगे तो क्या होगा? मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, और मेटल के ऑक्साइड कभी मैंने पहली एक्टिविटी में देखा ही था। मेटल के ऑक्साइड बनेंगे और वो बेसिक पानी में घोलने पे बेसिक देते हैं, तो MgO बना, मैग्नीशियम। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ व्हाट फ्लेम डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न? मेटल को जलाएंगे तब ज्यादातर कलर कौन सा होता है? फ्लेम येलो कलर की होती है। ठीक है, जलते टाइम पे कुछ और कलर आ जाता है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? जलने के बाद मेटल का सरफेस क्या आएगा? तो आपको याद रखना चाहिए कि सिल्वरी व्हाइट कलर का कलर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड बना लिया है। रिएक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा पानी में क्या? तो कुछ कुछ मेटल का सोडियम सॉल्युबल हो जाता है, कुछ कुछ का नहीं होता है। जैसे कि सोडियम के ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, बट और के नहीं घुलते हैं, रिएक्शन कराना पड़ती है हाई टेम्परेचर पे। मेटल रिएक्ट विद स्टीम, मेटल की रिएक्शन करा दो स्टीम के साथ। तो आपको पता है मेटल, जैसे कि मान लीजिए मैंने सोडियम लिया और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, तो आपको क्या होगा? सोडियम के संग वाटर क्या बनाएगा? NaOH ही बनाएगा। मेटल के जितने भी पानी में डालने पे क्या बनाते हैं? मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट स्टीम के संग करा रहे हैं, सोडियम तो धमाका कर देगा, एक्सोथर्मिक हाईली रिएक्टिव होता है पानी में डालते ही। ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह। तो हम कोई दूसरा मेटल लेते हैं जो रिएक्शन कराते हैं। तो ये मेटल लिया और हमने यहाँ बर्नर लिया, बर्नर से जला रहे हैं। ठीक है, तो स्टीम की संग यहाँ स्टीम जलाई जा रही है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से एक्टिविटी में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक वूल है जिसके अंदर पानी, इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पे यहाँ से पानी की भाप बनेगी। पानी की भाप मेटल के संग जाएगी, मेटल से रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाँ बेटा, ये याद रखना है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। मेटल वाटर के संग रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस को देखो इन्होंने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने पहले बताया था, पानी को इकट्ठा करना, हाइड्रोजन गैस को सिलेंडर में भर लेंगे, हाइड्रोजन गैस ऊपर आती जाएगी, यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी और पानी नीचे आता जाएगा, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से इसको कलेक्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में अगर ठंडा पानी लेते तो क्या होता है? तो शायद रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती है। मेटल की रिएक्टिविटी पे देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा मेटल है। कुछ मेटल स्टीम, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो स्टीम के संग रिएक्शन करते हैं। मॉडरेट मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेते हैं। बट जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो तो स्टीम के संग धमाका कर देंगे, गर्म पानी से कर लेंगे। उनको उनकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ठंडा पानी भेजा जाता है, जैसे सोडियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आप लगा ही दो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? कॉपर। कौन सा मेटल नहीं देगा? लेस रिएक्टिव मेटल। ओनली दोज मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन वाटर विच आर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगे, रिएक्टिव होंगे। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद, क्या होगा जब मेटल एसिड के संग रिएक्शन करेगा? तो मेटल एसिड के नीचे क्या? हाइड्रोजन गैस देगा। बट आपको याद रखना है कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए मेटल हाइड्रो एसिड के संग रिएक्ट करने पे कौन सी गैस देता है? आपको याद होना चाहिए, मेटल एक सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस सारे मेटल देंगे, ठीक है, सारे मेटल, बट सिवाय नाइट्रिक एसिड होगा तो नहीं देंगे।
नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको याद रखना है एक चीज, सारे सारे मेटल जो भी रिएक्टिव है एसिड से ज्यादा आते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होते हैं, वो एसिड के संग रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस देते हैं, बट नाइट्रिक एसिड के संग नहीं देते। नाइट्रिक एसिड के संग हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, पानी निकलता है। बट नाइट्रिक ऐसा भी कोई मेटल है सर नाइट्रिक एसिड के संग पानी हाइड्रोजन देगा? हाँ, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट ले आओ। तो रिड्यूसिंग एजेंट में ले आया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बेटा मैंने नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट करा दिया, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग, दोनों की पावर कैंसिल हुई, हाइड्रोजन गैस ही बन गई। मतलब मेरी बात ये है कि सारे मेटल एसिड के संग रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन दे देते हैं, बट नाइट्रिक एसिड के संग नहीं देते। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट नाइट्रिक एसिड की पावर घटा कौन देता है? दो मेटल है, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। ये दो कंबक्त ऐसे हैं कि सारे मेटल नाइट्रिक एसिड के संग पानी देते हैं, बट ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन जल्दी रिएक्शन कर लेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्यूशन, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और आंसर अभी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने किसके बारे में बता रखा है? कॉपर, आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन कराया तो यहाँ क्या हुआ? मेटल ने रिएक्ट कर लिया। और लोहा कॉपर कर लेगा, देखो कॉपर आयरन सल्फेट में रिएक्शन कराया, आयरन सल्फेट ले लिया बेटा, कॉपर का तार मैंने भेजा, तब क्या होगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर रिएक्टिव नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज से एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने और आप बता दीजिएगा तुरंत। देखिए FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया और चिपक गया। नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? गलना। तो आप याद रखिएगा कि जंग लगना। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक जनरली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं ज्यादातर केस में, मेनली वाटर के संग या ऑक्सीजन के संग प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और वो ऑक्साइड बना लेंगे। बट ये कोरोजन मेटल्स को गला देता है, दैट मींस इट इज हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, मेटल के लिए बुरा होता है इसलिए कोरोजन होता है। तो डेफिनेशन याद रखिएगा। देखिए जंग लग रही है, ठीक है, बॉइल वाटर में डालना है तो क्या हो रहा है? अनहाइड्रस में डाला पानी, तो देखिए मैंने हवा में रखा, हवा और पानी है यहाँ दोनों है, यहाँ हवा है पानी है बट ऊपर तेल लग दिया तो ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, केवल पानी पानी। तो यहाँ जंग बहुत फास्ट लगेगी, यहाँ स्लो लगेगी, यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? यहाँ सूखी हवा है और अंदर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड रख दिया, वो हवा को पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तभी आपकी पानी की बोतल वगैरह में शूज में क्या होता है? सिलिका जेल डला होता है कि वो ऑक्सीडेशन ना करा दे, किसी में नमी ना आ जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अगली एक्टिविटी कार्बन के चैप्टर की। किस चैप्टर की? कार्बन इस कंपाउंड। कार्बन इस कंपाउंड की सारी एक्टिविटीज को पढ़ लेते हैं। तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक एक्टिविटी है 4.2 मास ऑफ फॉर्मूला, डिफरेंस इन फॉर्मूला और मास में अंतर बताइए। देखिए ध्यान से बेटा, ये क्या है? एक एल्कोहल है मिथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल, दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा? CH2 का 14U का अंतर होता है होमोलोगस सीरीज में। ये इथाइल इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है, तो इनके बीच में कितने का होगा? 14U का अंतर। तो आप बता सकते हैं कि दो होमोलोगस नेक्स्ट होमोलोगे के बीच में कितने का अंतर होता है? 14U का होता है होमोलोगस सीरीज। क्या होता है होमोलोगस सीरीज? आप बता देना। कार्बन इंक्रीज करने का कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.3। 4.3 किस एक्टिविटी के बारे में? द एक्टिविटी में देखिए कार्बन कंपाउंड लिए, नेपथलीन वगैरह, कैम्फर वगैरह इन स्पैचुला में उनको जला दिया। जलाने पे क्या निकलेगा बेटा? फ्लेम बनेगी। तो फ्लेम कैसी तरह की होगी? वो जलाने की एक्टिविटी दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड कंपाउंड विल गिव क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या देंगे? क्लीन फ्लेम देंगे, बिल्कुल क्लियर। बट अनसैचुरेटेड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे कंपाउंड देते हैं? येलो कलर की फ्लेम देते हैं और जिसके साथ साथ कचरा भी निकलता है, ब्लैक सूटी फ्लेम होती है, येलो कलर की फ्लेम हो जाएगी, क्लियर फ्लेम नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कुछ अनवन पार्टिकल रह जाते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया तो अभी जल नहीं पाया पूरा, इसलिए येलो फ्लेम है और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बट सिंगल बॉन्ड वाले जल्दी टूटते हैं और हाईली इनफेलेबल होते हैं। आपको याद होना चाहिए। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोलते हैं। इनका एक और नाम भी है पैराफिन। पैराफिन क्या बोलते हैं इनको? ये लेस रिएक्टिव होते हैं पैराफिन। ऑलिफिन्स किसे बोलते हैं? ऑलिफिन्स एल्कीन को बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले। आपको पता होना चाहिए ऑयल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ऑयल में पाए जाते हैं। आपको पढ़ा होगा वनस्पति ऑयल्स
सब्जियों का तेल लेके आते हैं, इकट्ठा करते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, डालडा बन जाता है, तो वहां पे एल्कीन का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैम्फर एंड नेफ्थ आर अनसैचुरेटेड, इनको जलाएंगे तो ये कैसे देंगे, बट एल्कोहल सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होती है, वो क्लीन फ्लेम देती है, कोई भी कचरा नहीं आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 4.4 एनसीईआरटी की, जिसमें बर्नर में हम लोग ने लाइट लाइट अ बर्नर एंड एडजस्ट अ होल ऑफ द बेस ऑफ द बेड फ्लेम। इस मेरे में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, एक बर्नर लिया है, उस बर्नर में एंड एडजस्ट अ फ्लेम, होल होता है बर्नर के नीचे, आपको पता है ना, उसका काम क्या होता है, बर्नर के साइड में होता है, घर में गैस चलाते हैं उसमें, तो वहां से एयर जाती है, जिससे कि अंदर क्या भरी है, अगर आपकी मैं बात करूं एलपीजी, तो एलपीजी क्या होती है, एलपीजी ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन गैस जल आ रही होती है और नीचे से ऑक्सीजन मिलती है, जलता है, कंबक्शन होता है, तभी ब्लू कलर की फ्लेम आती है, तो नीचे से ऑक्सीजन मिलती है होल की। तो वाई डू यू गेट ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम क्यों मिली, क्योंकि कंप्लीट कंबक्शन हुआ। कब मिलेगी, जब कंप्लीट कंबक्शन होगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, अगर होल को बंद कर दें तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसलिए कम, तो येलो कलर की फ्लेम बनेगी। तो आपको याद है, व्हेन डू यू गेट अ फ्लेम, इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, और इनकम्प्लीट फ्लेम हुआ तो फ्लेम जल ही नहीं पाएगी, प्रॉपर कचरा रहेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.45, इस एक्टिविटी में इथेनॉल लिया है बेटा, क्या लिया है, इथेनॉल टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इथेनॉल को जनरली बार बॉटल लिया है 5%। तो बेटा ये एक्टिविटी इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी से पूछी गई है। आपको यहां से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, पीवीआईक्यू में आ चुके हैं। इथेनॉल, ये रही इथेनॉल, इथेनॉल को KMnO4 लिया, तो आपको मैं बताया था ये, आपको याद होगा कि संजीवनी बूटी बताई थी मैंने आपको, इसमें एक नाम दिया था, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन एल्कीन, उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बनेगा, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप बात याद रख लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इससे कराएं तो ये ऑक्सीडेशन। अगर मैंने एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यही हो रहा है, एक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो K2R2O7 ले लो, ये तुरंत एल्कोहल को क्या बना देगा, एक एसिड बना देगा, इथेनोइक एसिड। बहुत याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पर्पल कलर शराब में, पर्पल कलर होता है KMnO4 का, और K2R2O7 का कैसा होता है, ऑरेंज कलर। जब इसमें ऐड करोगे तो कलर गायब हो जाएगा शराब में, और वो क्या बना देगा, एक एसिड बना देगा ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको याद रखना है क्या होता है, XYZ वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। वाई द कलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिसअपियर, कह दो कि एल्कोहल ने रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करके इथेनोइक एसिड बना लिया, ये एसिड बना लिया, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, विनेगर जैसी स्मेल आती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.6, 4.6 में क्या है, यहाँ पे ड्रॉप एक छोटा सा सोडियम का पीस लिया है, और उसको बेटा किसमें ऐड कर दिया है, अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ चावल जितना दाने का, और शराब में ऐड कर दिया। तो आपको मैं बता दूं इसमें क्या होगा, इथेनॉल में, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, इसमें रिएक्शन करा दिया सोडियम का। अब सोडियम क्या करेगा, रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो C2H5ONa बन गया। इसे क्या बोलोगे, सोडियम इथॉक्साइड, क्या बनोगे, इथॉक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम और ये ऑक्सीजन है और इथेनॉल है, इथाइल है, तो इथाइल पे इथॉक्साइड बोल दिया, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब तो इससे देखो बेटा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसिडिक प्रॉपर्टी दिख रही है किसकी, शराब में। शराब बहुत वीक एसिडिक नेचर शो करती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो याद रखना, सोडियम मैंने हाइड्रोजन गैस को दे दिया और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और सोडियम इथॉक्साइड बन गया, ठीक है। पॉप साउंड से बंद होगा, ये भी याद रखना, एक प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है 4.8, इसमें क्या करें, इथेनॉल ले रहे हैं और इथेनॉल एसिड को किसमें ऐड कर दिया, एसिटिक एसिड में। अब आपको पता है कि जब कभी भी शराब और एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर क्या होते हैं, स्मेल, फ्रूटी स्मेल देते हैं। अब बिल्कुल फलों जैसी महक नहीं आएगी, बट अच्छी महक आएगी जो मन को भाएगी, आपने देखा है, तो उस तरह की बनेगी। तो अब ये स्मेल देखिए, उन्होंने क्या लिया, एक में बर्तन में एसिड लिया है और एक में शराब ली है, दोनों को मिक्स कर दिया है, जला दिया है, स्मेल मिल जाएगी। जब वो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होने के बाद उसकी स्मेल देखने के लिए पहले ठंडा करना पड़ेगा पानी में, जब ठंडा कर दोगे तब आपको स्मेल मिलेगी। तो देखिए इथेनोइक एसिड और ये, तो अब ये रिएक्शन को आप लिखोगे कैसे,
पेपर में आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए मैं लेके आता हूं COOH प्लस इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। अब देखिए यहां रिएक्शन हो जाएगी। देखिए एसिड का H प्लस और इथेनॉल का OH दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O। और ये O से सीधे कौन मिल जाएगा? CH। तो C2H5O प्लस बेटा क्या निकल गया? वाटर। वाटर निकाला किसने? तो दुनिया का सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एस्टर बन गया। अब इस एस्टर का नाम क्या होता है बेटा? एस्टर का सफिक्स होता है O8 सफेद, तो इसके नाम के पीछे 8 आएगा। पेरेंट चेन कौन सी है? पेरेंट चेन कार्बन कार्बन की होती है, ये पेरेंट चेन। और इस पेरेंट चेन में अगर मैं बात करूं तो ये पेरेंट चेन में ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और ये कौन है पेरेंट चेन में? कितने की है? 2 की, ईथेन। और कितने ओट आता है? ओट ओट। तो अब ध्यान से देने वाली बात ये है कि अगर ध्यान दें आप तो ये रूट वर्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप का ए। तो इथाइल इथेनॉल बन गया। उसको इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं कॉमन नेम में, ठीक है? ईस्टर बन जाता है। फ्रूटी स्मेल होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, फ्रूटी स्मेल, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है 4.11। इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? इस प्रॉपर्टी में देखिए ध्यान से कि इसमें देखिए 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, रेन वाटर लिया, डिस्टिल वाटर यानी रेन वाटर, और 10 ml बेटा हार्ड वाटर लिया और मिक्स कर दिया इन टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? और ड्रॉपलेट डाल दी, ठीक है? तो अब क्या हुआ? हार्ड वाटर यानी हार्ड वाटर की एक्टिविटी के नोट आपको क्या होगा? हार्ड वाटर बेटा एक ऐसा वाटर होता है, आपको याद होना चाहिए, जिसमें क्या होती है? इम्प्योरिटी मिली होती है। किसकी? आपको पता होना चाहिए इम्प्योरिटी किस चीज की होती है। तो बाई कार्बोनेट्स होते हैं, या फिर क्लोराइड्स होते हैं, या फिर सल्फेट्स होते हैं। किसके सल्फेट? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच कंटेन्स सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट किसके? सॉल्ट, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which contain a impurity. Hard water is a water which contains impurities of carbonate, chloride and sulfates of calcium and magnesium के होते हैं, ठीक है? इनमें से होगा। अब कार्बोनेट वाली गंदगी को तो बेटा गर्म करने पे बाई कार्बोनेट क्या होते हैं? बाई कार्बोनेट को अगर बेटा मैं गर्म करूं तो गर्म करने पे वो कार्बोनेट बन जाएंगे, और कार्बोनेट पानी में घुलते नहीं है तो पीपीटी होंगे। तो घर में आपने देखा वो भाई मम्मी भगोने में पानी गर्म करती है, खार नीचे बैठ जाती है, छान लेती है, तो वो कौन सी इंप्योरिटी हटती है? उस केस में कौन सी इंप्योरिटी हटती है? उस केस में केवल कार्बोनेट वाली इंप्योरिटी हटती है, बाई कार्बोनेट वाली। इसलिए वो हार्डनेस भी दो तरह की होती है, टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस कार्बोनेट वाला पानी है जिसमें ये वाली इंप्योरिटी, इसको गर्म करने पर हट जाएगी। बट ये दो गंदगी नहीं हटती है, सल्फाइड्स यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, किसके? क्लोराइड के और सल्फेट के। तो इनको कैसे हटाया जाए? तो इनको हटाने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ता है? सोडा लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? सोडा। सोडा क्या होता है? NaOH, ठीक है? सोडा ऐड कर दीजिए, रिएक्शन हो जाएगी, या सोडियम का कोई भी नमक ले आइए, उससे रिएक्शन कराइए, हट जाएगी। सोडियम वॉशिंग सोडा आपने सुना है? वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा आप जानते हैं, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट ले आइए, उससे रिएक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है? तो इन सब चीजों से हार्डनेस हट जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रही है? हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस के साबुन बने, आप ऐसे पहचानोगे? हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो कभी भी साबुन के संग झाग नहीं बनाएगा। ठीक? क्या नहीं बनेगा? फॉग, फॉग वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं आपके, झाग जिसे बोलते हैं हम लोग, वो नहीं बनाएगा, लेथर नहीं बनाएगा। तो याद है। और लेथर नहीं बनाएगा तो क्या बनेगा? एक सफेद सफेद कड़ी टाइप का बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम, ठीक है? तो हार्ड वाटर आप याद रखिएगा, नीचे लिखा हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड किसके होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्डनेस। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट 4.12, ये एक्टिविटी क्या है? ये 4.2 एक्टिविटी, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, दोनों में हार्ड वाटर दे लीजिए, एक में साबुन डालिए, एक में डिटर्जेंट डालिए। एक में साबुन और डिटर्जेंट डालने पे क्या होगा? साबुन झाग नहीं बना पाएगा, डिटर्जेंट झाग बना लेगा। क्यों? डिटर्जेंट क्या होते हैं? अब सोप आपको पता होना चाहिए, तो आपको सोप पहले तो याद हो, सोप क्या होता है? सोप बेटा ये होता है, किसका होता है? कार्बन के एसिड का होता है। कौन सा एसिड? आप एसिड ले आइए लॉन्ग चेन, जैसे कि मान लीजिए कार्बन की लंबी चेन ले आए, और उसमें
यहाँ पे COONA होगा। तो क्या होगा अगर कोई पूछे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सोप इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन वाला, लगभग 17 कार्बन तक हो सकते हैं, 30 कार्बन हो सकते हैं, 35 कार्बन हो सकते हैं सोप में। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है कि जब सोप को हार्ड वाटर में मिलता है तो यहाँ जो कैल्शियम होता है, ये सोडियम की जगह कौन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है हार्ड वाटर में। मतलब साबुन को पानी में घोला, पानी में कैल्शियम था, तो कैल्शियम यहाँ आ जाता है, इसलिए साबुन अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि साबुन का ये पार्ट कैसा होता है, कैसा होता है, ये आयोनिक पार्ट होता है, और ये कैसा होता है, नॉन आयोनिक पार्ट। एक पानी में घुल जाएगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा और ये हाइड्रोफोबिक होगा, ऐसा हो जाता है। बट इधर क्या होगा, डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट बेंजीन के सल्फोनिक एसिड वाले होते हैं। तो सोप डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन वाले, तो वो पानी में बड़े आसानी से घुल जाते हैं, और यहाँ सोडियम कैल्शियम आ भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा, काम वैसे ही होगा, पीपीटी नहीं बनती है, पीपीटी नहीं बनती है, मतलब हार्ड वाटर हो या ना हो काम वैसे ही होगा। बट वहां क्या होता था, सोप में सोडियम की जगह का कैल्शियम बैठ गया, तो वो सोडियम कैल्शियम लगने पे नीचे बैठ जाएगा, और साबुन आपका नीचे तली में बैठ जाएगा, और फिर ऊपर कपड़े धुल क्लीन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बातें। नेक्स्ट स्कम वाले में आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है, स्कम क्या होता है, जब सोप में हार्ड वाटर की इम्प्योरिटी यानी कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाती है, तो जो पीपीटी बनता है उसको ही बोलते हैं। यानी कि अगर मैं स्कम का फॉर्मूला बताऊं, तो सोप क्या होता है, C17H35COONA, और इस Na की जगह अगर मैं कैल्शियम की मैं कोई क्लोराइड ले आता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या होगा, C17H35COO कैल्शियम का होल ट्वाइस, यही पीपीटी होता है, और NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर आ जाएगा, ये याद रखना चाहिए। तो ये स्कम है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी में। तो ये क्या था, आप देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्म बनेगा, नहीं, एक टेस्ट ट्यूब में नहीं बनेगा जिसमें डिटर्जेंट है, जिसमें झाग किसमें बनेगा, झाग उसमें बनेगा जिसमें डिटर्जेंट है, और एक में झाग नहीं बनेगा। ठीक है, कड़ी किसमें बनेगा, सोप वाले में, कड़ी कड़ी जैसे सफेद सफेदी आ जाएगी, झाग नहीं बनेगा। नेक्स्ट ये लाइव प्रोसेस, अब लाइव प्रोसेस की बात आ रही है, लाइव प्रोसेस में क्या की एक्टिविटीज है, तो लाइव प्रोसेस में क्लोरोफिल की एक्टिविटीज को देखा गया है। किसकी एक्टिविटीज को देखा गया है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस को। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस को हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो क्लोरोफिल की एक्टिविटीज को पढ़ लेते हैं, तो चलो समझते हैं इसे क्लोरोफिल की एक्टिविटीज को। क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक पत्ती लेके आए बेटा जिसमें पीली सी है। अब देखो इस पत्ती में ध्यान से देखा जाए, तो इस पत्ती में देखो ध्यान से, इसमें कुछ पैचेस हैं, येलो पैचेस भी हैं और ग्रीन पैचेस भी हैं। ग्रीन पैचेस में क्लोरोफिल है और येलो में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, इसको हमने बेटा चेक करा कि क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में जरूरी होता है, चेक कर लेते। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस पत्ती को पेड़ में लगा रहने दी, धूप में रख दिया। ठीक है, धूप भी दी, पानी दिया, सनलाइट दी, सब कुछ दिया, पूरा CO2 मिली से, बस क्लोरोफिल नहीं है। अब हमने इसको पत्ती को डिटैच कर लिया, डिटैच करने के बाद बॉइल किया, बॉइल करने के बाद इसको डिटैच करने के बाद स्टार्च सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर बहुत कर लेने के बाद हीट किया, हीट करने के बाद हमने इसमें क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च को पहचान में, जहां क्लोरोफिल होगा वहां खाना बन गया होगा स्टार्च, जहां क्लोरोफिल होगा वहां स्टार्च नहीं बना होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या देखा गया कि जहां आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया, तो जहां स्टार्च था वहां ब्लू ब्लैक कलर आ गया। अब स्टार्च वहीं पे देख पाया गया जहां क्लोरोफिल था, और जहां येलो पैचेस थे यहाँ क्लोरोफिल नहीं था, वहां स्टार्च बना ही नहीं, दैट मींस फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। तो फोटोसिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी प्लांट में आप ये कर सकते हैं घर पे जाके, एक एग्जांपल में मनी प्लांट में ऐसा बहुत सारे केसेस मिलते हैं, एक क्रॉटन के पेड़ में भी ऐसा मिलता है। ठीक है, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पेड़ को लेना पड़ेगा, उसको 48 घंटे के लिए सनलाइट के से दूर रखना पड़ेगा, 24 घंटे के लिए, और फिर 2 दिन बाद उसमें, मान लिया कि 2 दिन तक सनलाइट नहीं मिली, तो इसका स्टार्च जो भी बना होगा वो 2 दिन में पेड़ में खत्म हो गया। अब आप उसे धूप में ले आइए, धूप में रख दीजिए 6-7 घंटे के लिए सनलाइट में, और उसी पत्ती को ऑब्जर्व करिएगा जिस पत्ती में येलो और ग्रीन एरियाज दोनों है। ठीक है, तो ग्रीन एरियाज पे बेटा क्या होगा, वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, क्योंकि वहां स्टार्च बन गया, फोटोसिंथेसिस हुआ, बाकी जगह नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहले बीकर को अल्कोहल में डुबोते हैं, बॉयल करते हैं, डुबोने के बाद स्टार्च सॉल्यूशन में चेक करते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब अगर जैसे जलाओगे, गर्म करोगे तो बेटा पत्ती का रंग चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ऑन लीफ द लीफ बिकम कलरलेस। ठीक है, ऑन इमर्जिंग द ग्रीन लीफ इन अल्कोहल द क्लोरोफिल इज एक्सपोज्ड टू ग्रीन पिगमेंट डिसॉल्व इन अल्कोहल। तो अल्कोहल का काम क्या होता है? अल्कोहल का काम होता है कि सारे भी जितना भी क्लोरोफिल है वो पानी में आ जाए, बाहर घुल जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, और जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा। अब हम उसे चेक करेंगे ब्लू ब्लैक स्टार्च डाल के। स्टार्च डालने पे कैसा कलर आ जाता है? डार्क ब्लू, ब्लैक कलर आ जाता है, ब्लैक कलर का डार्क ब्लू। ठीक है, इससे क्लियर हो गया क्लोरोफिल जरूरी है। ये पहली एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आ रही है किसके ऊपर? कि CO2 नेसेसरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब भैया अब हम उसे CO2 नहीं देंगे, तो ये एक पेड़ लिया हमने, इसको बर्तन में बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? KOH। KOH सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, उसको पानी में घोल के रख दो या सॉलिड फॉर्म में रख दिया। उसकी पायरेट्स होती है, पायरेट गोली जैसा नहीं होता है, दवाई की गोली खाते हैं डिस्प्रिन जैसे, उसकी गोलियां मिलती हैं KOH की, NaOH की। तो KOH रख दिया, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और रख दिया। अब इसके अंदर क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एयर हो तो उस एयर में CO2 होगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ट्रांसपेरेंट बर्तन से बंद कर दिया, ऐसे धूप पानी भी मिल रहा है अंदर, खाद भी मिल रही है, पत्तियां हरी भी है, क्लोरोफिल भी है और इसे सनलाइट मिल रही है। बस क्या नहीं है कि CO2 नहीं है। अब इस 24 घंटे बाद इस पत्ती को निकाला, वार्म किया, खौलाया पानी में, खोलते पानी में रखा, फिर अल्कोहल में डुबोया, क्लोरोफिल हट गया। उसके बाद हमने स्टार्च डाला, आयोडीन सॉल्यूशन देखा स्टार्च को चेक करने के लिए, हमें उसमें स्टार्च नहीं मिला। दैट मीन्स कि क्लोरोफिल के लिए CO2 बहुत जरूरी है। तो ये आप एक्टिविटी याद रखिएगा। ठीक है, डू द बोथ लीव्स प्रेजेंस सो द सेम अमाउंट। मतलब एक पत्ती को पहले निकाल लिया था और दूसरी पत्ती में नहीं, अलग अलग चेंजेस मिलेगा। आप देख लीजिए, दो एक ही पौधा है, एक में KOH रखा है, एक में नहीं रखा है, तो यहाँ स्टार्च बन रहा होगा, यहाँ स्टार्च नहीं बन रहा होगा, दोनों का कलर अलग अलग आएगा। व्हाट कंक्लूजन कंक्लूजन मिलता है कि CO2 बहुत जरूरी है। KOH का काम याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.3। 6.3 एक्टिविटी क्या कह रही है छठे चैप्टर में? ठीक है, तो इसमें टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में A और B, दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लिया है दोनों टेस्ट ट्यूब में, और 1 ml सलाइवा लिया है A में, बोथ लीव्स एंड। तो देख लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी है। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा एक बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक स्टार्च का सॉल्यूशन लिया है 1 ml इन 2 टेस्ट ट्यूब A और B दोनों में, 1 ml में सलाइवा डाल दिया, आपका सलाइवा होता है, और एंड लीव्स बोथ टेस्ट ट्यूब, कुछ देर के लिए दोनों को थूक, आपको पता है ना थूक, थूक में क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, तो वो स्टार्च को तोड़ देती है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपकी बुक में आपकी माउथ में सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होती है, माल्टेस होती है, ये और ये एंजाइम्स जाके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है और ग्लूकोज बन जाता है। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो एक में क्या होगा, एक में थूक सलाइवा आपने डाल दिया है बहुत 5 ml, ओ सॉरी 1 ml, 20 मिनट बाद आप उसमें चेक करोगे, उसमें आपको स्टार्च मिलेगा ही नहीं, स्टार्च मिलेगा नहीं। और एक टेस्ट ट्यूब में स्टार्च ऐसे ही रखा रहने दिया था, उसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो उसमें स्टार्च का मिलेगा। आयोडीन डालो, ब्लू कलर आ जाएगा उसमें, ब्लू ब्लैक कलर, उसमें नहीं आएगा। तो बस इतनी सी बात है। तो सलाइवा में क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने लगता है, ये एक्टिविटी है। इन विच कलर, कलर किस में चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा बेटा किसमें, ब्लू ब्लैक कलर किसमें आएगा, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्टार्च खत्म हो चुका है, स्टार्च कन्वर्ट हो गया है शुगर में। नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.4। 6.4 एक्टिविटी देखिए, 6.4 एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एक फ्रेशली प्रिपरेट लाइम वाटर लिया और यहाँ पे पिचकारी है, ठीक है, उसमें एयर भेजी जा रही है, और एयर यहाँ से भेजी जा रही है, यहाँ ये पिचकारी से भेज रहे हैं हवा को, और इसमें भेज रहे हैं, दोनों केस में हवा। किस केस में लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल रही है, यहाँ CO2 बहुत लेस मात्रा में। तो वाइल यूजिंग सिरिंज और पिचकारी द एयर इज पास इन द टेस्ट ट्यूब, दोनों केस में क्या होगा, मिल्की। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक द लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर माउथ वाले में लाइम वाटर मिल्की विद इन द टाइम हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। व्हेन वी एयर द ब्रोथ माउथ द लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब टर्न्स मिल्की विद नो टाइम, मतलब बिना देर हुए तुरंत मिल्की हो गया। पिचकारी वाले में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि CO2 बहुत कम मात्रा में पहुंचेगी। हाउ डिड लिंक टू द लाइम वाटर टर्न मिल्की, कितना टाइम लगा सिरिंज को लगाने में,
इट टर्न्स सो मच टाइम एंड एफर्ट भी लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए तीसरी बात 6.5 एक्टिविटी को देखते हैं। 6.5 एक्टिविटी में एक फ्रेशली जूस लिया है, शुगर सॉल्यूशन लिया है, उसमें कुछ ईस्ट डाल दिया है और इस मैक्स ट्यूब को छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ दिया हुक करके कुछ। तो आपको पता है ना कि शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट डालने पे क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगी, शराब जैसी महक आएगी और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, अल्कोहल बनाने के, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगी। डिप फ्री एंड द ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड कंटेन फ्रेशली पोर्ड लाइम वाटर। व्हाट डज द चेंज यू ऑब्जर्व इन द कलर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए क्या हुआ। टेक सम फ्रूट जूस एंड ऐड सम ईस्ट। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, आसान बात समझो, कुछ नहीं, उन्होंने एक जूस लिया उसमें ईस्ट डाल दिया, ईस्ट डालने पे आज उसको टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिया एक हुक से। इन अ फिट हॉक ए बैंड अ ग्लास ट्यूब इट डिप अप। अब उसी टेस्ट ट्यूब में देखो ध्यान से वो क्या कह रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब में टेक अ मिक्सचर, टेक दिस मिक्सचर, उस मिक्सचर को लो और टेस्ट ट्यूब में फिट करके एक हुक लगा के रख दो, ठीक है। एंड फिट द कॉक, कॉक लगा दो एंड बैंड टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब को भी रख बैंड करके हल्का सा, जिसमें डिप द फ्री अमाउंट ऑफ ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब लाइम वाटर भी दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर CO2 बन रही होगी, ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि फ्रूट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, C2H5OH प्लस CO2 गैस को रिलीज करेगा। CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। तो अंदर एक हुक लगा के एक टेस्ट ट्यूब रख दिया था जिसमें लाइम वाटर था, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा CO2 की वजह से और अंदर इथेनॉल बन जाएगी, ठीक है। व्हाट डज यू चेंज द लाइम वाटर कलर, ठीक है, तो लाइम वाटर CO2 बनेगी और कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन। हाँ, CO2 बनती है और इथेनॉल बनती है फर्मेंटेशन में। अब चैप्टर आता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में 7.2 एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी को देखते हैं। इस वाली एक्टिविटी में क्या है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, इस एक्टिविटी में सबसे पहले उन्होंने एक प्लांट लिया है और प्लांट को सनलाइट से दिखा रहे हैं। तो ये करना कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी किसके बारे में बात कर रही है, ये किस एक्टिविटी के बारे में बात, तो ये एक्टिविटी बात कर रही है फोटो ट्रॉपिज्म के ऊपर। तो फोटोट्रॉपिज्म में आपने देखा यही डायग्राम सबसे ज्यादा सैंपल पेपर से सब में आ रहा है, क्यों, ये रेस्पॉन्स दिखा रहा है। तो अब देखो ध्यान से, जब सनलाइट यहाँ पड़ी तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और इसी तरह क्या हुआ, प्लांट ने मूव कर लिया, ठीक है। तो प्लांट्स का मूवमेंट के बारे में बता रहा है। प्लांट के मूवमेंट दो तरह के होते हैं, आपको पता है। प्लांट का मूवमेंट एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, स्टिमुलस डिसाइड करेगा कि प्लांट कहाँ जाएगा, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द स्टिमुलस। बट जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट स्टिमुलस डिसाइड नहीं करेगा, कहीं भी मूवमेंट होता रहो, वो कौन से होते हैं, वो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं। और यहाँ कौन सा मूवमेंट हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। तो ट्रॉपिज्म आप याद रखिएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें हो रहा है, फ्रेशली जनरेशन बीन्स कहाँ जनरेट हुई। तो हाउ हैव द ओल्ड प्लांट ऑफ द रूट चेंजेस डायरेक्शन, क्या चेंज कर सकते हैं, ओल्ड प्लांट चेंज कर सकता है, प्लांट नोटिस हो पाता है। द ओल्ड पार्ट ऑफ द सूट एंड रूट हैव नो नोटिसेबल चेंज। पुराने पेड़ों में इतना मच नहीं दिखाई पड़ता है चेंज, पर सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा दिखेगा हमें चेंज, सबसे ज्यादा किसमें दिखता है, सबसे ज्यादा यंग पेड़ों में, यंग्स में इजिली दिख जाता है। तो मैंने देखा है कि सबसे प्लांट्स की जो सबसे जो टॉप मोस्ट वाला पार्ट होता है, टिप्स वाला, वो इजिली ग्रोइंग पार्ट होता है और क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ये आर देयर एनी डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ, बिल्कुल न्यू ग्रोथ में डायरेक्शन हुआ, सूट बेंड हो गई, रूट भी बेंड हो गई, ठीक है। जड़ रूट से दूर भागेगी, वहां पे क्या हो रहा है, जड़ें का कैसा ट्रॉपिज्म शो कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट की वजह से दूर भाग रही है और ये कौन सा पॉजिटिव शो कर रहा है। व्हाट डू यू कंक्लूड, यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिख रहा है और जड़ें भी ग्रेविटी की तरफ जा रही है और सनलाइट से दूर भाग रही है, तो जियोट्रॉपिज्म दिख रहा है और फोटोट्रॉपिज्म, दो इफेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन में 8.1 में क्या बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी द ईस्ट रिप्रोड्यूसिंग बर्ड्स। तो बर्ड्स कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप से आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ईस्ट को, फंगी को, और वो बर्ड्स बना रहे हैं। तो बडिंग के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। तो बडिंग के बारे में आपको बता दीजिए कि बडिंग क्या होता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। 8.2 में देखिए, 8.2 में क्या हो रहा है,
8.2 एक्टिविटी में उन्होंने एक ब्रेड लिया है, उस ब्रेड को डार्क प्लेस में रख दिया है, ठीक है, और क्योंकि वो उसकी फफूंदी आ जाएगी गीला करके थोड़ा सा सब, ठीक है, मॉइस्ट करने के बाद उसके ऊपर उसके बाद देखोगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से कि उसकी फफूंदी आएगी, यानी कि राइजोपस फंगस पैदा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ब्रेड की जो फंगी होता है उसका नाम क्या होता है, राइजोपस। वो फंगस के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन करेगा और अपनी आबादी को बढ़ाएगा, यानी रिप्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो हवा में निकल के जनरेट करते हैं दूसरी जगह पे, माइन्यूट माइन्यूट पार्ट के होते हैं, स्पोरेंजियम से बनते हैं, ठीक है। अगली एक्टिविटी 8.4 है, किसके बारे में, कलेक्ट द वाटर ऑफ लैंड और पॉन्ड। हाँ, वहां पे एपियस ग्रीन एंड डेट एपियस ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंट्स स्ट्रक्चर, ऐसा जगह का पानी लेके आइए जहां पे हरा हरा कुछ बन गया है, उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। तो माइक्रोस्कोप में वहां पे क्या होंगे, आपको स्पायरोगिरा नाम का एक एल्गे काई दिखेगी, और स्पायरोगिरा, वहां पे स्पायरोगिरा में क्या होता है, ये कैसा करता है, वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने फिलामेंट्स 1 2 पुट ऑन फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड, उसको फिलामेंट में रख दिया जाएगा, ग्लिसरीन लेंगे, कवर स्लिप से ढक देंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो स्पायरोगिरा आपको पता है ना कौन सा फ्रेगमेंटेशन करता है, क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन। देखिए उसने अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अपने हर पार्ट एक नया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बस याद रखिएगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट लगाना मत भूलिएगा, यहाँ गैमेट नहीं बनती है। 8.4 एक्टिविटी 8.5 एक्टिविटी में देखते हैं, पोटैटो लिया और पोटैटो के इसके सरफेस लिया, तो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हो रही है, इसको रख दिया कुछ दिन के लिए, उसमें से आई बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। तो द पोटैटो पीस हैव बर्ड्स एंड ग्रोइंग एंड डेवलप, बट देयर इज नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन पीस ऑफ पीस विदाउट बर्ड, ठीक है। अगर आलू लिया उसमें अगर बर्ड्स नहीं निकल रही है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वाई विच आर द पोटैटो, आपको पता है ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, प्लांट की किसी ओल्ड पार्ट से ही पूरा एक प्लांट एक डेवलप हो जाए। तो प्लांट का पार्ट कौन सा, आलू, आलू तना होता है, स्टेम होता है। तो उसको लिया हम लोगों ने फ्रेश रूट्स, और रूट्स को द पीस ऑफ बर्ड्स गिव राइज टू फ्रेश सूट एंड रूट्स, क्या मैंने बर्ड से क्या बनता है, ये बनता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 8.6। 8.6 एक्टिविटी क्या कर रही है, सेलेक्ट द मनी प्लांट। मनी प्लांट लिया हम लोगों ने और कट सम पीसेस, और उसको पीसेस में कट करने का 1 2 पीस उसकी पत्ती कट कर ली, स्टेम कट कर ली और फिर से प्लांट कर दी। तो क्या हुआ, मनी प्लांट को क्या कर रहा है बेटा, ये कटिंग उसमें ग्राफ्टिंग वाले में नहीं, कटिंग ग्राफ्टिंग और लेयरिंग वाले केस में था, तो ये लेयरिंग जैसा ही केस हो गया, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मनी प्लांट को कट करके लगा दिया कटिंग वाले केस में, जैसे रोज प्लांट में करते हैं, तो कट करके मैंने प्लांट कर दिया इसमें, तो मनी प्लांट वहां से ग्रो कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व, मनी प्लांट विद ग्रीन लीव्स सिंथेसाइज द फूड फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो इनटू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 8.7 एक्टिविटी। 8.7 एक्टिविटी में देखिए ये कोटिलेडन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये प्यूमल है, प्यूमिकल। एक प्यूमिकल क्या होता है, जैसे सूट बनती है, और ये क्या है, रेडिकल। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो ये क्या, पहले इनिशियल स्टेज में क्या था, एम्ब्रियो था बेटा, कैसा था, एम्ब्रियो। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। चना ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको रात में छोड़ के 2 दिन रख दीजिए, उसमें से किल्ला आ जाता है। ये डाई कोटिलेडन लीड है, कोटिलेडन में फूड स्टोर होता है, आपको पता है, एंडोस्पर्म कोटिलेडन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सीड किससे बनती है, सीड बनती है फर्टाइल ओव्यूल से, और फर्टाइल ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है। तो रेडिकल और प्यूमिकल आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आ गया फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों। तो इसकी पहली एक्टिविटी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस एक्टिविटी में देखिए 10.1 एक्टिविटी, 10.1 एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, टेक अ शाइनिंग स्पून, एक शाइनिंग स्पून लीजिए, एक स्पून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्पून में देखिए वो क्या करें, ट्राई टू व्यू द योर फेस ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द स्पून। स्पून में तो आपको पता है ना, स्पून का क्या होता है, एक स्पून ऐसी होता है, एक चम्मच, और वो चम्मच की ये पार्ट होता है। इस चम्मच का ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट, कॉन्वेक्स सरफेस। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो आपको जब अपना चेहरा देखते हैं तो आपको एक जगह से छोटा दिखाई पड़ता है, एक जगह से बड़ा दिखाई देता है। तो अगर आप इस वाले जगह से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, फेस बड़ा दिखता है, उल्टा दिखता है, और इस वाले जगह से कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। तो आपको ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में एक्टिविटी है। तो आप समझते हैं आसान भाषा में कि कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर एज अ कर्व मिरर, ठीक है। दोनों तरफ कर्व मिरर है, एक तरफ से कॉनकेव मिरर, एक तरफ से कॉन्वेक्स मिरर, 2 तरह के मिरर हो सकते हैं। डिड यू गेट द इमेज, हाँ आपको इमेज मिलती है, बिल्कुल मिलती है। देखिए डिड यू गेट द इमेज, यस, स्मॉलर और लार्जर। तो बेटा हमें स्मॉलर भी मिलती है, लार्जर मिलती है। यस, द इमेज ऑन द आउटर सरफेस इज स्मॉलर, आउटर सरफेस पे स्मॉलर होती है, इनर सरफेस पे बेटा कैसी होती है,
बड़ी इमेज बन रही होती है, चम्मच के अंदर देखा जाए तो आपको ये तो पता ही बेसिक सी बात होती है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम अ फेस, अब फेस से चम्मच को सीधी पीछे 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 ले जाओ तो क्या होगा, फेस को पीछे ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इमेज, ऑब्जर्व द इमेज कैसे चेंज होगा। तो आप देखते हैं द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस, जैसे से दूर ले जाओगे चम्मच में जो आपका चेहरा है वो और छोटा हो जाएगा। अब चम्मच में चेहरा छोटा क्यों होता है आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। क्यों क्यों पता छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है ना इमेज रे डायग्राम होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की इमेज। तो रिवर्स द स्पून, अब रिवर्स को स्पून कर दो और रिपीट करो दोबारा एक्टिविटी, अब फिर से देखो इमेज को, तब क्या होगा। तो अब आपको याद देखना है, वो कह रहे हैं कि इमेज के देखो द इमेज ऑफ इट्स कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड से कैसी इमेज दिख रही होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमनेस, ठीक है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू सरफेसेस, दोनों सरफेस की इमेज को देखो। द इमेज कॉनकेव साइड इज रियल, कॉनकेव साइड की इमेज कैसी होती है, रियल और डिमिनिस्ड होती है। और अगर मैं इस इमेज को धीरे धीरे पीछे ले जाऊं तो इमेज कैसी होगी, छोटी होगी कॉनकेव साइड से, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं ये चम्मच को उल्टा करके देखूं कॉन्वेक्स साइड से तो वर्चुअल इमेज बनेगी और डिमिनाइज्ड होगी, और जैसे जैसे दूर ले जाओगे इमेज को वहां भी छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है जिसका नाम है 10.2। 10.2 की एक्टिविटी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, लुक द सन डायरेक्टली इवन इनटू अ मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, डैमेज योर आईज। क्या सूरज को सीधे देखें या रिफ्लेक्ट करके देखें तो क्या आंखों डैमेज करेगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। सनलाइट की सारी रेस हार्मफुल रेस होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी से आती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है तो क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। द पेपर एट द फर्स्ट बिगन टू प्रोड्यूसिंग स्मोक, आपने देखा है चार सारी धूप पड़े है तो कागज पे अगर इकट्ठी कर दें तो क्या होता है, इमेज में क्या होता है, स्मोक जलने लगता है कागज वगैरह, ठीक है। कैचेस द फायर इवन, व्हाई डज इट बर्न्स, जलता क्यों है, क्योंकि सन की सारी रेस कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे, इसलिए वो जल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा मिरर, कौन सा मिरर ये करता है, ये सब कॉनकेव मिरर करता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो, वो कह रहे हैं एक पेपर लो, पेपर को ऑब्जर्व करो सेम पोजीशन पे कुछ मिनट तक, क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, तो उसके बारे में बता रहे हैं, सनलाइट की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी है 10.3। 10.3 आपने कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसे निकालेंगे। तो फोकल लेंथ कौन कैसे निकालेंगे, एक आप कॉनकेव मिरर लीजिए और इन्फिनिटी के किसी ऑब्जेक्ट को देखिए और फोकस करिए उसकी इमेज कहाँ बन रही है। इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा, आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखिए ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये फोकस है और ये सेंटर है, तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रेस सारी कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, सारी इमेज कहाँ मिलेंगी, यहाँ इस पॉइंट पे मिलेंगी। तो सारी रेस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट की फोकस पे इमेज बनती है, तो आपको याद होना चाहिए। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, जहां इमेज होगी भाई, यही यही डिस्टेंस किसका है, यही डिस्टेंस फोकस का है, यही डिस्टेंस वी का है, यही इमेज बन रही है, तो वी ही क्या कर बन जाएगा इस समय, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने का एक तरीका है, ये भी है, ठीक है। तो वो इसी के बारे में उन्होंने सब बताया है, चौक पेपर लेके, लाइन लेके, चौक लेके, टूल, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि कैंडल लीजिए, कैंडल से एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या होगा जस्टिफाई करिए। तो एक्टिविटी केवल आपको जस्ट ये बताना चाहती है कि आपको पता भी है कि कब ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनती है, किस केस में कैसे बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इमेज इस रियल बनती है आपको, वर्चुअल बनती है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, किस बारे में बात करूं, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर में बेटा 5 केस में रियल इमेज बनती है, ठीक है, और एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल। तो आपको याद होना चाहिए 5 केस रियल के होते हैं, तो 6 टोटल केस होते हैं, 5 केस वर्चुअल वाला केस कब होता है, जब एफ और पी के बीच में रखी होती है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपकी एनसीईआरटी ने एक टेबल बना दिया है और ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो देखो कहाँ इमेज बन रही है, फोकस पे। अब जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज दूर भागेगी, सी पे एफ और सी के बीच बनेगी, सी पे रखोगे तो सी पे इमेज बनेगी, सी और एफ के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी, और एफ पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे, पी और एफ के बीच है तो बिहाइंड। यही वाला केस है वर्चुअल वाला, छठा वाला केस, ठीक है। बाकी ये सारे केस होते हैं 5 केस रियल के, ठीक है। इन सब केस में याद रखना आप, एक चीज और याद रखें आप, ये भूले ना कि कॉनकेव कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर। इसके केस में एम जो होता है वो 1 भी हो सकता है, एम मॉड एम मैग्निफिकेशन, ये 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी होता है मॉड एम,
ठीक है। मैग्निफिकेशन छोटा भी होगा, बड़ी बड़ी भी इमेज बनती है, सेम साइज का बनती है सी पे, छोटी कब बनती है जब उस इंफिनिटी पे रखा होगा, बियॉन्ड सी रखा होगा, और सेम साइज की सी पे बनती है। और बड़ी कब बनती है जब सी और एफ के बीच में रखा हो, एफ पे रखा हो, या फिर एफ और पी के बीच में रखा हो, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, रियल इमेज बनती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनती है, ये वाला वर्चुअल ग्राफ। और रियल है तो कब बनती है, नेगेटिव होता है मैग्निफिकेशन, आपको पता होना। तो मैग्निफिकेशन भी आपको याद होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर लिखिए, आपने कॉन्वेक्स मिरर को एक हाथ में लिया, पेंसिल को देखिए तो आपको सीधी पेंसिल सीधी ही दिखेगी अंदर, बट छोटी दिखेगी, ठीक है। यही मिरर किसमें लगा होता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है बाइक्स वगैरह में, इन सब में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद होना चाहिए। तो आपको ये इसका भी देख लीजिए दोनों केस, ठीक है। हर केस में ये वर्चुअल और रिएक्ट बनाता है, डिमिनिश इमेज बनती है दोनों ही केस में, इसमें हाईली डिमिनिश बनती है। पेंसिल को देख के वो ये कह रहे हैं कि कैसी बनेगी, तो इमेज छोटी बनेगी पेंसिल की। सब लोग छोटे दिखते हैं, क्लोजर रखो चाहे दूर रखो छोटी ही बनेगी। एक एक्टिविटी है 10.6। 10.6 कह रहा है कि एक ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के एक ऑब्जेक्ट को देखो प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, नहीं बिल्कुल इरेक्ट इमेज दिखेगी, वर्चुअल दिखेगी, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये बिल्कुल सिंपल सी याद रखें, प्लेन मिरर याद रखिए। प्लेन मिरर बेटा या क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर बहुत से लोग इसको नहीं जानते। प्लेन मिरर बेटा इसकी ऐसे याद रखो, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा था, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला इस पे लग जाएगा। अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी तो क्या होगा, अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी रखते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/u लेंस फॉर्मूला लगाया। अब ये फोकल लेंथ को इंफिनिटी कर दो तो ये 1/v इक्वल 1/u, ये इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि u और v इक्वल हो जाता है। इसलिए ब्रेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा होगा उतनी दूरी इमेज की दूरी होगी, ठीक है। बस क्या होगा, साइन बदल जाएगा, आपको याद होना चाहिए। वो अंदर को बाहर को इमेज दिखेगी, ठीक है। लेटरल शिफ्ट, वो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है प्लेन मिरर में। तो वो यही कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक और याद रखिए, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो 1 होता है, क्योंकि सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। और वर्चुअल बनती है कि इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, one such mirror is fitted in the large Taj Mahal. You can see the full image of the tall building और tall tree. अब वो कौन देखने के लिए केवल कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, प्लेन मिरर का क्यों नहीं होता। प्लेन मिरर भी तो पीछे की वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, पीछे की चीज दिख सकती है बट वो छोटी दिखेगी। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइड व्यू होता है, वाइड, ये ज्यादा एरिया कवर करेगा, ज्यादा दिखा देगा। अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर ये है, प्लेन मिरर से अगर लाइट आएगी तो ऐसे आएगी, ये आई है, मान लो आप ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ और लाइट आ रही है, तो इतना ही दिखेगा। इससे केवल कितना दिख रहा है बेटा, इतना दिख रहा है, इतना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर पॉलिश होती है। अब इसकी बात करूं तो ये लाइट देखे, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इसको देखो कितना ज्यादा दिख जाएगा। तभी क्या होता है, एक बाइक में, एक कार में जो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर पूरे 6 लेन को, 4 लेन की रोड को दिखा देता है, ट्रक पूरा एक साथ, तो ये ज्यादा वाइड व्यू होता है। तो आप याद रखें वाइड व्यू, ठीक है। ताजमहल वगैरह में भी एक मिरर लगा है, पूरा ताजमहल को दिख जाए एक दूर जगह से, ठीक है। जब घुसते हैं गेट पे, एंट्री पे, वहां पे ये बता रहे। फिर वो कह रहे हैं 10.7 एक्टिविटी में एक बकेट है, बास्केट पानी की भरी हुई, हाँ, उसको विद योर आई यू कैन सी द वाटर, पिक यू अप द कॉइन। ये रियल और एपरेंट डेप्थ का केस, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। रियल डेप्थ बेटा क्या होती है, रियल डेप्थ वह डेप्थ होती है जो आप एक्चुअल में दिखती है, एपरेंट डेप्थ एक नकली डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, एक पानी में सिक्का डाला हुआ, सिक्के को आपको देख रहे हैं तो सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं एक और एक्टिविटी में, पुल और सॉलो बॉल ऑन द टेबल एंड पुट अ कॉइन, एक बॉल लो उसमें टेबल पर रख दो, उसमें फिर पानी भर दो, देखो क्या होगा। क्या लिखा, मूव द अवे द स्लोली द बॉल, बॉल स्लोली मूव करो, द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइट, कॉइन धीरे धीरे दूर हो जाएगा, सिक्का दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बॉल से पूछो। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको केवल याद रखना है कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और लाइट बेंड हो रही है, और बेंडिंग की वजह से ही क्या होता है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन से नहीं चलती है सब मीडियम में, लाइट बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो वही हो रहा था, एक साइड से आप देख रहे थे पानी में, सब में पेंसिल की देखो पानी में, तो ऐसा हो जाता है। वो यही एक्टिविटी रिपीट करने को कह रहे हैं।
अब वो कह रहे हैं एक एक्टिविटी है बेटा 10.9, 10.9 में ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन ऑन इंक, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इंक से ओवर अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर पे, और उसे ग्लास स्लैब से देखो तो आपको क्या होगा, वो लाइन चेंज होती हुई दिखेगी, टाइप बैंड होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर में जा रही है तो बैंड हो जाती है। यही ग्लास स्लैब वाला केस बता रहे हैं ये, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्लास स्लैब में देखिए लाइट आती है, बैंड हो जाती है, चलिए ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, और इनके बीच की दूरी को क्या बेटा बोलते हैं, लेटरल लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, अगर लाइट ऐसी सीधी चली जाए तो क्या होगा, बैंड नहीं होगी। क्यों ऑब्वियसली बैंड क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं हुई? तो आपको पता होना चाहिए सर, स्पीड चेंज नहीं हुई। स्पीड चेंज हुई तो सारे कंपोनेंट एक साथ चेंज हुए, वहां पे लाइट के कंपोनेंट चेंज नहीं हुए, ऑब्वियसली गिरी थी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्लास स्लैब में। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसके नाम है 10.10। इसमें एक व्हाइट पेपर लेने को कह रहे हैं और ड्राइंग बोर्ड पे पिन लगा के ग्लास स्लैब को देखने को कह रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्लास स्लैब का जस्टली रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम है, आपको आना चाहिए ये डायग्राम। ठीक है, लाइट आई, बैंड भी टू नॉर्मल बैंड। तो ये आपको ग्लास स्लैब का ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्लास में बताया मैंने काफी बार। ठीक है, रिफ्रैक्शन को डिनोट करता है। लेटरल शिफ्ट भी आपको याद होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट को जस्ट शो कर। नेक्स्ट आ रहा है 10.11 एक्टिविटी, सन को देखने को कह रहे हैं थ्रू ए लेंस। तो लेंस को सन से देखोगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो लाइट को कन्वर्ट कर देगा, और आप की आंख में बहुत जोर का पड़ेगा तो आंख का रेटिना डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए कभी देखने को मना किया जाता है कि लेंस को ना देखो सन से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस सारी पैरेलल रेस को एक कन्वर्ट कर देगा कि एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा, तो ये डैमेज कर सकता है आई को। तो सारी रेस को सनलाइट को कंसंट्रेट करेगा। आपने देखा नहीं ऐसा क्रिस 3 की मूवी में एक पेड़ को सनलाइट की वजह देख के ऐसा जला जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है अगला, वो कह रहे हैं 10.12 एक्टिविटी में कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर है, फोकल लेंथ निकालने के लिए कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो फोकल लेंथ आप कैसे निकालते हैं, डिस्क्राइब करिए। तो भाई पैरेलल रेस लाएंगी जहां डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होने के जिस पॉइंट पे अपीयर होंगी वो मिल सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, और डाइवर्ज कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, जैसे कॉनकेव मिरर की निकाली। आपने एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को सर्च किया, जहां बन गया, तो इस समय ये फोकल लेंथ यही इमेज बन जाएगा वी, पैरेलल रेस जाएगी और मिल जाएगी इससे। तो ये यू और एक समय एफ और वी, फोकल लेंथ निकालनी तो वी निकालनी, वी निकलेगी वही फोकल लेंथ होगी, हो जाएगा। नेक्स्ट ये सारी आपको लेंस का भी केसेस याद रखने। नेक्स्ट आता है 10.13 एक्टिविटी, कॉन्वेक्स लेंस को ले रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग, ऊपर कॉन्वेक्स था, यहाँ कॉनकेव की कह रहे हैं, इसकी कह रहे हैं कॉनकेव लेंस को लीजिए। अब ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसको कैंडल से देखिए तो क्या देखेगा आपको, छोटी इमेज दिखेगी और वर्चुअल दिखेगी हर केस में। ठीक है, और इस केस में क्या बनेगा, लेंस का साइज और नेचर तो आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल और डायरेक्ट। ठीक है, और हर केस में डिविनाइज इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, डिविनाइज। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या दे रखी है, एक क्वेश्चन दे रखा है सीरीज पैरेलल का, ओम्स लॉ से उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करने को कहा है। इन्होंने एक बैटरी लगा दी है, बहुत सारे सेल लगा दिए हैं, इन सेल को सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है जिससे कि वोल्टेज सबका इंक्रीज हो जाए, और एक रेजिस्टेंस लगा रखा है वोल्ट मीटर के, उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, एमीटर लगा रखा है। अब आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ये जो माइनस है वो माइनस से ही कनेक्ट करना, ये जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करना है एमीटर का। और वोल्ट मीटर में क्या करना है, वोल्ट मीटर में अगर पैरेलल में रखना है तो माइनस को माइनस से पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तब ये कॉन्सेप्ट तैयार आएगा। क्योंकि ओम्स लॉ का एक डायग्राम आ जाता है, काफी बार आ चुका है, और डायग्रामेटिक में बच्चे गलत कर देते साइन को, तो याद रखना है। और इन्होंने यहाँ देखा ओम्स लॉ में वी आई कर्व देखा, वी आई का ग्राफ देखा, कर्व। वी आई का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको पता है ना, जैसे जैसे आई चेंज होता है वैसे वैसे वी चेंज होता है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनका रेशियो क्या आता है, फिक्स आता है हर केस में। बस ये नोट कर लेना, रीडिंग एक्सपेरिमेंट एक क्लास लैब में करने वाला है, आपको याद होना चाहिए वी और आई का ग्राफ कैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी प्रोपोर्शनल टू आई, तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई। अब ये कॉन्स्टेंट बाद में देखा गया कि ये किसके बराबर था, रेसिस्टेंस के इक्वल। दैट मींस v अपॉन आई हमेशा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। v और i का रेशियो क्या आएगा, अगर v बढ़ाओ, चेंज आई चेंज करोगे v चेंज होगा, ऑटोमेटिक डिवाइड करने पे आंसर कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट बाद में r मिला। अब v और i का रेशियो याद करो, आपको y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है, y इक्वल टू
अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स प्लस, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में देखा जाए तो c क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो ये लाइन जीरो से शुरू हो रही है, तो इसको कंपेयर कर लेते, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए m क्या है, यहाँ पे स्लोप होता है, तो m क्या होगा, y अपॉन x हो जाएगा यहाँ से, अगर c जीरो, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो y कौन है यहाँ पे, v हो गया, और x एक्सेस में कौन है, i, तो v अपॉन आई r देता है, यानी इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, r देगा, क्या देगा, r, वी आई कर्व का। अगर मैं उल्टा कर दूं आई वी कर्व बना, तो उसका हमें क्या देगा, स्लोप 1/r। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है बेटा किसके ऊपर, 12.2, ये नाइक्रोम वायर के ऊपर है, किसके ऊपर है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर को आपको देख लेंगे ध्यान से, रेंज के ऊपर दिखा रहे हैं, नाइक्रोम वायर के ऊपर हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा है, तो कह रहे हैं ये सारे पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट नाइक्रोम वायर वाला ही ग्रो करता है बल्ब। बल्ब में लगा दिए, बल्ब देखिए, टॉर्च देखिए, तो नाइक्रोम वायर टॉर्च विद अ टॉर्च 10 100 वॉल्ट बल्ब, एमीटर, प्लग, की, इन सबको सेटअप कर दिया, करने का सेटअप को कंप्लीट करने के बाद अब वो समझते हैं, तो वो ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ज्ञान करा रहे हैं। कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए वो ग्लो नहीं करता, बट बल्ब के अंदर टंगस्टन लगा है, उसका बल्ब रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट, जूल्स ऑफ हीटिंग से हीट को, एनर्जी को डिसिपेट करता है। और ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी किसकी नाइक्रोम वायर की, तो नाइक्रोम का भी रेजिस्टेंस ज्यादा, नाइक्रोम एक एलॉय है, आप याद रखिएगा 4 चीजों का, ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हीट को डिनो करता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है मेनली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंप्लीटली फ्री नहीं हो पाते हैं, जिससे कि कॉलिजन होता है, और कॉलिजन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल, एमीटर एंड नाइक्रोम वायर एंड स्टेट ऑफ प्लग। तो एक वो कह रहे हैं कि एक सर्किट कंप्लीट करके दिखा दो और बना के दिखा दो, तो आप बना दीजिएगा, कौन सा, एक सेल लगाने को बोल रहे हैं, सेल लगा दिया, एमीटर लगा दिया, नाइक्रोम का वायर लगा दिया, इसकी लेंथ क्या है, एल है, की लगा दिया, ठीक है, सोने द फिगर, ठीक है। अब वो क्या करें, डज यू नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस, करंट में आपका चेंजेस दिखा है कि थिकनेस नाइक्रोम वायर की, लेंथ एल, तो यानी बेसिकली आपको रेजिस्टेंस का दिखा रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बढ़ाने पे इंक्रीज होता है, एरिया बढ़ाने पे बेटा घटता है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो क्या मिलेगा, आर, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो कांस्टेंट लगाएंगे तो रो इक्वल एल, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये इसी के बारे में बता, क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, लेंथ के साथ बेटा इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 12.2 एक्टिविटी में वो कह रहे हैं 3 रजिस्टर है, इनको अलग अलग कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद विद बैटरी एमीटर से, प्लग की से एंड रजिस्टर से इनको अलग अलग ज्वाइन कर दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी से। ट्री लगाओ एक्टिविटी है, एमीटर की रीडिंग को नोट करो, तो नोट कर लीजिए। बेसिकली आपको ये बता रहे हैं, V इक्वल टू आई आर का यहाँ सेंस समझा रहे हैं आपको, कि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आर चेंज होगा, तो V और I का रेशियो भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। वो कह रहे हैं, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ द एमीटर, बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ बेसिकली अंडरस्टैंड द करंट इन द एमीटर, किसके लिए ये केमिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस कहीं भी लगाओ, बट रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस उतना ही है, तो करंट उतना सेम रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट 12.5 एक्टिविटी है। अब ये 12.5 एक्टिविटी में देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, वो एक्स और वाई एंड्स पे, एक्स और वाई के बीच में, ये रहा एक्स और वाई के बीच में वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, एक वोल्ट मीटर एक्स और पी के बीच में, क्यू और एस के बीच में, और टी और पी के बीच में लगा दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। अब इनके वोल्टेज क्या होंगे बेटा, पैरेलल में ना तो वोल्टेज अलग अलग, वो सीरीज में है तो वोल्टेज अलग होंगे, करंट सेम जा रहा होगा इनसे, क्या जा रहा होगा, सेम। इसी की एक्टिविटी है बेटा परफॉर्म करने को, लैब में आपको मीटर वगैरह लगाने होंगे, ठीक है। आपको पता है V क्या होता है, वोल्टेज क्या होंगे, 20 वोल्ट की बैटरी लगी तो इन सबके वोल्टेज जोड़ लो, V1 V2 V3 V4 जोड़ लोगे, V के बराबर आएगा, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, जोड़ दो, V क्या होता है, आई आर, आई R1, आई तो सेम है, आई R2 प्लस आई R3, बेटा आई कॉमन ले लें, तो आई कॉमन ले लें तो R क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए सीरीज पैरेलल का। अगली एक्टिविटी है चैप्टर नंबर मैग्नेट वाले चैप्टर में, ये हमारा मैग्नेट वाला चैप्टर बहुत बेसिकली सिंपल सा चैप्टर है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं।
13.1 एक्टिविटी। 13.1 एक्टिविटी में ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऑस्टेड को दिखाना चाह रहे हैं, ऑस्टेड थ्योरी को समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ये देखिए ऑस्टेड ने बोला था कि जब कभी भी किसी भी चीज से करंट पास होगा तो वो मैग्नेट बन जाए, तो वो यही कर रहे हैं, एक लॉन्ग कंडक्टर ले रखा है, इसमें करंट पास कर रहे हैं, करंट पास करने में एक कंपास रख दिया, तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एक वो है, आपको पता होना चाहिए क्या है, ये एक कार्डबोर्ड है, उसकी कार्डबोर्ड के ऊपर ये कंपास नीडल रखी है और कंडक्टर जा रहा है, तो मैग्नेट बन गया। अब आपको पता ना राइट हैंड थंब रूल की, एक कंडक्टर में जिसमें करंट जाता है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे किनारे किनारे आ जाएंगे। करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो कहां से आएगा, इधर रेस जाएंगी, वापस इधर आए, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर आयरन की स्प्रिंग डाल देते तो अभी यही हो जाता। देखिए ये मैग्नेट के बारे में अगली एक्टिविटी में दिखा रहे हैं। अगली एक्टिविटी में आयरन के प्रोडक्ट्स को, आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के ऊपर डाला तो ये पैटर्न देखने को मिला, ये पैटर्न देखने को मिला। नाउ टैप द बोर्ड जेनरली व्हाट यू ऑब्जर्व, तो बाहर मैग्नेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखने के बाद ऊपर पूरा डाल दिया आयरन की, तो आयरन ने देखो एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है 13.5 एक्टिविटी। 13.5 एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कंडक्टर का। देखिए ये कंडक्टर है, करंट नीचे जा रहा है, ये कंपास यहाँ रखी हुई है और यहाँ देखो आयरन डालेंगे तो मैग्नेटिक पैटर्न लाइंस रोटेट करेंगी, ठीक है, और ये देखो एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्टेड थ्योरी के पैटर्न पे दिखा रहे हैं कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बोला जाए तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेंगी बेटा। कौन सा बनाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का बेसिक सा प्रोग्राम है। अच्छा तो आपको मेरे ख्याल से ये बच्चा, ये बहुत सिंपल चैप्टर है ना मैग्नेट वाला, तो ये तो क्लियर हो गई होगी सारी। अगर करंट उल्टा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाओगे, इस पॉइंट पे हो, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, तो जैसे जैसे अगर आप पॉइंट दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी डिस्टेंस बढ़ाने पे, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है 13.7। 13.7 में एक क्या लिया उन्होंने, देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से इस एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी में एक क्या दे रखा है, ये बेटा ये स्टैंड है, ये एक रॉड है और ये कंपास है। उस एक्टिविटी में देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा रखी है, इस तरीके से लगाइए कि रॉड उसके बीच में आ जाए, दोनों पोल के बीच। तो देखो दोनों पोल में वो कह रहे हैं पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अप वर्टिकली बिलो, नॉर्थ पोल नीचे आ जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कहां जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है, नॉर्थ से साउथ ऊपर जा रही है, ऊपर। और ये जो रॉड है, कंडक्टर है, वो सीधा रखा हुआ है यहाँ पे वर्टिकली। द साउथ पोल, और क्या लिखा, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड द साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्युमिनियम रॉड, ठीक है। इस तरीके से दो सारी रेस ऊपर जा रही होंगी और एल्युमिनियम रॉड बीच में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कहां जाएगी रॉड, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और उससे बता देंगे। तो अब ये देखने को मिला कि सारी रॉड कहां डिफ्लेक्ट हो गई। अब आप कॉमन सेंस ही लगाइए, एक मैग्नेट को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों लगेंगी। तो यही हो रहा है, ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट बन गया, क्योंकि ऑस्टेड के अनुसार करंट आ रहा है, देखो नीचे ऊपर जा रहा है इसमें, तो ये रॉड में करंट जा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाएंगे और इससे आप क्लियर कर देंगे कि ना, आपको पता ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आपको ट्रिक पता होगी, फादर मदर चाइल्ड, ये वाली ट्रिक आप लगा दीजिएगा, फादर मदर चाइल्ड। अब ये क्या, फोर्स आपको बताना चलना होगा, आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा। मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो सॉरी इंडेक्स फिंगर को, और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन। मिडिल फिंगर ये इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए और आप ये फोर्स कर लेंगे, आप बता देंगे कि लेफ्ट की तरफ जाएगी ये रॉड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो जो फोर्स होगी, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाए। वो यही कह रहे हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या होगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी, आपको ये बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 13.8। 13.8 में वो सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टन्स। तो आपको पता होना चाहिए जितने ज्यादा टन्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो बेटा जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट
पे जो मैग्नेटिक फोर्स चलोगेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड है क्या? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेटा। क्या होता है? एक तरह की इलेक्ट्रो। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स फील्ड कब बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर के। पहला पॉइंट नेचर। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसी, किस कॉइल किस नेचर की बनी है। ये जो कॉइल दिख रही है, ये कॉइल किसकी बनी है? कॉपर की बनी है, सॉफ्ट आयरन की बनी है, सिल्वर की बनी है। नेचर का, नेचर बढ़ेगा, अच्छा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब करंट इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर इसमें करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी एक्टिविटी ज्यादा रखी है मैग्नेटिक फील्ड के नंबर ऑफ टन्स की इंक्रीज से होता है। नंबर ऑफ टन्स बढ़ेंगे, टन्स एन से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। चौथा, कॉइल की लेंथ बढ़ाओगे, कॉइल की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। बट अगर आपको बात करूं 2 टन्स के बीच की दूरी, ये बढ़ा दोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेंथ बिटवीन टन्स, या दो कॉइल के बीच में जो टन्स है उसकी बीच की दूरी बढ़ा दोगे, तो अब इसे क्या बोल दूंगा मैं बोल दूंगा लेट सपोज द लेंथ बिटवीन टन्स। ठीक है, तो आपको ये 5 फैक्टर याद करने हैं कि किस पे डिपेंड करता है। यही किसको दिखा रहे हैं? इफ द कॉइल एंड मैग्नेट आर स्टेशनरी। अच्छा, अब देखो ये उसके बारे में भी ये वाली एक्टिविटी तो ये खत्म हो गई। नीचे वाली एक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं कि ये कॉइल है, उसमें मैग्नेट ले जा रहे हैं, तो मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो मैग्नेट के मूव करने से करंट बन रहा है। ये फैराडे के लॉ है। ये जनरली आपके में ये वाली एक्टिविटी मतलब इंडक्शन वाला आपके पार्ट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगली नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो ये जो एक्टिविटी दे रखी है ये आपकी इंडक्शन से है, इंडक्शन से फैराडे लॉ से। कि अभी आपने पढ़ा ना, ऑस्टेट ने क्या बोला था? ऑस्टेट ने कहा था कि करंट से मैग्नेट बन जाता है, बट मैग्नेट से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा फैराडे ने बताया था। बट ये जनरली इसमें डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत जनरली बस आइडिया होना चाहिए कि ये एक्टिविटी का। तो मैंने सारी एक्टिविटीज कवर कर दी है बच्चा लोग। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको सब पढ़ लेना है, सारी एक्टिविटीज ध्यान देनी है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा आपका। ठीक है।